अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए नॉवल का एपिसोड लेकर आई हूँ वो है एपिसोड नंबर 3, ब्लैक मून बाय निशा उमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, कल से तुम अपना सब सामान यहाँ ले आना। तुम्हें 24 घंटे यही नौकरी करनी है। गार्ड ने इसे देखते कहा। ठीक है। वो जिसामत से काफी तंदुरुस्त और तवाना नजर आता था। शायद इसलिए गार्ड ने इसे ये नौकरी दी थी। इसे और क्या चाहिए था। इसकी तो हसरत ही पूरी हो रही थी। घर आके अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई जो वाकई खुश हो गई। इसकी बीवी उम्मीद से थी, छोटी सी फैमिली थी, लेकिन फिर भी करके अखराजात के लिए काम तो करना ही था ना। फिर आने वाले बच्चे की भी जरूरियात थी। अगले दिन वो जल्दी ही हवेली पहुंच गया। असफन साहब ने इसे देखते ही डन कर दिया। गन चलानी आती है। इन्होंने इसे पिस्टल पकड़ाते पूछा। नहीं साहब, लेकिन सीख लूंगा। इसके अंदर एक जज्बा था। असफन साहब मुस्कुराए। ठीक है, अली से सिखा दो। सब अब ये यहीं रहेगा। जी ठीक है साहब। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। असफन साहब अपने आदमी को इशारा करते बाहर जाने लगे। फिर इसकी आवाज पे रुके। साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन एक बात पूछनी थी। हिचकिचाते इन्हें पूछने में पीछे से पुकारा। हाँ कहो कहो। वो वापस घूमे। साहब, मेरी तनख्वाह कितनी। वो रुका। हा, इसमें डरने वाली क्या बात है। तुम पूछ सकते हो। ये 30,000। अगर तुमने अच्छा काम किया तो ज्यादा भी होगी। इसका कंधा थपथपाते वो चले गए। वहां से इसकी एक नई जिंदगी शुरू हुई। इस बच्चे से और इस आंचल वाली से मुलाकात अब रोज होने लगी। वो आंचल वाली से देखकर मुस्कुरा देती। इनको भी इससे अब कोई डर या खौफ नहीं था। इसीलिए बिना झिझक वो बच्चा इसके पास आता, कभी बातें करता, कभी वो उसे घुमाने भी ले जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो असलम साहब का खास आदमी बनने लगा। बहुत जल्द वो वक्त आ गया जब असलम साहब के घर से वो इसकी फैक्ट्री तक पहुंचा था। फैक्ट्री के तमाम अहम अमूर इसी के हवाले कर दिए। असलम साहब तो समझो रिलैक्स ही हो गए। इसे अपना अहम से अहम और खुफिया से खुफिया काम कहते हुए इन्हें कोई खतरा नहीं था कि वो कोई गड़बड़ कर देगा। यहाँ असलम के काम आसान हुए, वहाँ इसकी बीवी और बच्चों की जिंदगी आसान हुई। 30,000 से तनख्वाह लाखों तक पहुंच गई। असल कठिन मरला तब शुरू हुआ जब असफन की बीवी एक बार फिर उम्मीद से हुई। और ये असफन का नहीं था। ये बात असफन और उसकी बीवी के अलावा एक तीसरा इंसान भी जानता था, लेकिन असफन साहब इस तीसरे इंसान को नहीं जानते थे कि वो कौन है। इनका बेटा 18 साल का हो चुका था। अब इनकी बीवी का उम्मीद से होना किसी मजाक से कम नहीं था, और वो भी नाजायज। इससे असफन साहब से इस मामले में हमदर्दी थी, क्योंकि वो एक जाने माने बिजनेसमैन थे। इस उम्र में बच्चे की पैदाइश सोसाइटी में इनका मजाक बना के रख देती। दुनिया वालों को तो नहीं पता था वो बच्चा असफन का है या किसी और का। दूसरी तरफ इनकी बेगम इस नई खुशी से बहुत खुश थी। इन्हें इस बात से कोई लेना नहीं देना नहीं था कि ये बच्चा किसका है किसका नहीं। वक्त गुजरता गया। 9 माह पर लगा के गुजरे। यहाँ इसके एक के बाद तीसरे बेटी और बेटा हुआ जो 5 और 4 साल के थे। मिसेस असफन को अल्लाह ने बेटी की नेमत से नवाजा। असफन को समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या परेशान, क्योंकि वो बेटी इनकी नहीं थी। वो सोसाइटी को क्या मुंह दिखाते। दूसरी तरफ इनकी बेगम हर चीज बुलाई बेटी की ही देखभाल करती थी। फिर ये खबर किसी ने बाहर निकाली कि ये बच्ची असफन की नहीं बल्कि इनकी बेगम ने किसी के साथ मुंह काला किया है। यहाँ असफन का कारोबार गिरने लगा, क्योंकि जब वो किसी से मीटिंग करते तो लोग पहले पहले इन्हें मजाका फेज नजरों से देखते। लोगों से मिलना कम, काम ठप हुआ। यहाँ इनकी मदद इस 5 साल से वफादार शख्स ने की। इसने इनका बिजनेस और इनका रुतबा कायम रखने के लिए एक कत्ल किया। वो कत्ल असद की बीवी और बेटी का नहीं, मामा बाबा वो कत्ल असफन की बेटी है और बीवी का नहीं था। पता नहीं। मामा बाबा बुला रहे हैं आपको। आयशा किचन में हमीद साहब के लिए परहेजी खाना बना रही थी। आती हूँ, बस ये चूल्हा बंद कर लूँ। फिर वो 5 मिनट में कमरे में आई। मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे काम पे जाना है। हमीद साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया था और अब इन्हें घर में सुकून नहीं मिल रहा था। मिल भी कैसे सकता है। वो किसी की जिंदगी बर्बाद करके खुद सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। इसका हिसाब भी तो देना था ना। जी नहीं, आप नहीं जाएंगी। अपनी हालत देखे पहले। आयशा को गुस्सा आया। घर में बैठा रहूंगा तो ज्यादा बेसुकून होऊंगा। बेचारगी से इन्हें देखा। कुछ नहीं होता, मैं यही हूँ पास। इनके कपड़े निकालते कहा। तुम्हारे इस पास होने से क्या होगा। तो काम पे जाने से क्या होगा। अच्छी भली नौकरी थी। आपकी पता नहीं क्यों वो छोड़ के ये मेहनत वाला काम शुरू कर दिया। चुप कर जाओ। यहाँ यहाँ बैठ के कौन सा सुकून करने दोगी। इन्हें इस जिक्र से खौफ हुई। इनका इरादा बाहर के
काम करने के लिए जाने का नहीं बल्कि वो ईश्वर के पास जाना चाहते थे। 24 घंटे ऐसे जैसे सदियों पे मोहित हो गए थे। वो इसके पास बैठा इसकी होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर 3-4 चक्कर लगा चुका था, इन्हें होश आएगा। डॉक्टर जब इसे हमदर्दाना निगाहों से देखता तो वो इन्हें घूर के देखता। आपी का भी कई बार फ़ोन आ चुका था ईश्वर के लिए। 24 घंटे गुज़र गए लेकिन इसे होश नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई। डॉक्टर तो मायूस हो चुके थे लेकिन मुकर्रर वक़्त से कई घंटे ऊपर हो चुके थे। इनको होश में लाने का कोई और तरीका नहीं है। डॉक्टर दोबारा चेकअप के लिए आए तो आसाम ने पूछा, नहीं, पेशेंट की हालत को देख के कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनका दिमाग नॉर्मल है। कोमा में जाने का भी कोई ऐसा इश्यू नज़र नहीं आया। ब्लड प्रेशर चेक करता है। डॉक्टर ने शाम को देखा, मेरे ख्याल से इन्हें होश में आ जाना चाहिए। ईश्वर जो डॉक्टर की बातें सुन रही थी बामुश्किल खुद को हरकत से बचाया। वो पिछले 15 घंटे से होश में थी लेकिन इसका दिल नहीं कर रहा था कि वो आंखें खोले, पर डॉक्टर का भी भला हो जो इसने टॉर्च निकालते इसकी आंखें खोल के चेक की थी। ये होश में आ चुकी है, वो भी काफ़ी टाइम से। बेसाख्ता कहा। असाम ने ईश्वर को देखा, इसकी आंखें हरकत कर रही थी। कब से होश में है? असाम हर्ट हुआ। वो कब से वहीं इसके लिए बैठा था और वो नाटक कर रही थी इससे पहले कि गुस्सा शदीद होता। वो उठ के बाहर चला गया। ईश्वर बस डॉक्टर को देख के रह गई। पहले ही वो इतनी डिस्टर्ब थी, अब पता नहीं असाम इसके साथ और क्या करता। महावीर से कोई राब्ता हुआ? कलबशा बेगम ने इज्जत से पूछा, जो अपनी नए कोर्स की बुक्स खोले देख रही थी। नहीं, इनका नंबर बंद जा रहा है। कोई और नंबर भी तो होगा, किसी दोस्त का। मोरे हाथ करती है, मेरे पास भला भाई के दोस्तों के नंबर कहाँ से आए इसे? माँ पे हैरानी हुई, क्या करूँ, परेशानी हो रही है, जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। इस कलमुही की वजह से माँ से नाराज हो रख गया। यार, इज्जत को उलझन हो रही थी। अब तो ईश्वर को बख्श नहीं, चली गई है वो आपके बेटे की जिंदगी से। चली तो गई है लेकिन मेरे घर का सुकून बर्बाद कर गई है। अच्छा, आप बाबा को कहें वो भाई से राब्ता करें, इनका ध्यान ईश्वर से हटाया। इनसे क्या कहूँ, वो तुम्हारा बाप है, आगे से 4 सुनाता है। तो तो ना करती ये सब उकता के कहते, अपनी बुक समेटी। मोरे से बात या बहस करने का मतलब अपना सर खपाना था। अब भाग रही हो यहाँ से? माँ आके पास बैठी हैं तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम से पहले की इज्जत और वजाहत देती रईस आ गया। वालेकुम सलाम। फूफा ने इसे देखकर जवाब दिया। वो इज्जत को लेने आया था। इज्जत की तरफ एक नज़र देखा जो अंदर की तरफ जा रही थी। क्यों, खैरियत है घर में? फूफा ने जांचती नजरों से देखा। जी, ईश्वर के घर जाना था इसीलिए। इज्जत ने भी जाना था तो साथ ही चलते हैं। नहीं मियाँ, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे रिश्तेदारी। चलो रईस। इज्जत चादर लेकर बाहर निकली। मोरे की बात वहीं रह गई। मुझसे पूछा है? वो कमर पर हाथ रखते इसके पीछे आए। बाबा से इजाज़त ले ली है, उन्होंने कह दिया है कि चली जाओ। ना भी माँ की कोई अहमियत है या नहीं? मैं कह रही हूँ नहीं जाना और तुम उठा के चल दी। रही इसका लिहाज किए बिना इज्जत को डांटा। मोरे प्लीज, हम जल्दी आ जाएंगे। इज्जत को अब कोफ्त होने लगी थी। सोचती थे इनकी, और कोई बात सुने बिना वो बाहर निकल आई। गेट के पास ही रईस की बाइक खड़ी थी। रईस भी इसके पीछे पीछे बाहर निकला। बैठो, बाइक स्टार्ट करते कहा। घर का पता है? चादर संभालते इसे पूछा। हाँ याद है मुझे, गियर लगाते कहा। इसे बताया कि हम लोग आ रहे हैं। कंधे पर हाथ रखते शीशे से नजर आते इसके चेहरे को देखा था। वो इससे छोटा था लेकिन सामत में वो इसे 5 से 6 साल बड़ा लगता था। शायद जिम जाता था। जो बाजू फूल रहे थे। नहीं बताया। कॉल की पर पिक नहीं करती। पिछले 2 दिनों से मुसलसल किए जा रहा हूँ। इसलिए भी शीशे में कंधों के पीछे से नजर आती। इसकी आंखों में देखा इज्जत जो इसे ही देख रही थी। फिर नजरें मिलने पर दिल ने हल्का सा धक किया। हम लोग भी तो इसके वलीमे पे नहीं गए थे। नाराज होना तो बनता है ना। एक लम्हे में खुद को कंपोज कर दे। अब वो सड़क को देखने लगी थी। पता नहीं, शायद पापा की तबीयत भी इतनी खराब थी, पूछने भी नहीं आई। इतनी नाराजगी भी क्या, इतनी भी नाराजगी होती है? मुझे तो फिक्र हो रही है। पता नहीं आसाम भाई का रवैया इसके साथ कैसा होगा। पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिससे शादी हुई है इसकी माँ भीड़ भाई भी गायब हैं। जिनसे मोहब्बत हो, इनसे शादी ना हो तो जिंदगी कभी मुकम्मल ही लगती। अब इसमें और भाई सारी जिंदगी अधूरे रहेंगे। दिल का एक कोना हमेशा संभाले सुन ही रहेगा। इज़्ज़त की आँखें में इसकी जुदाई के ख़्याल से ही नमी बनने लगी थी। जाने इसका क्या हाल होगा जो जुदा हुए थे। असम मेंशन पहुँचे थे। 25 से 30 मिनट लगे थे। बाइक खड़ी करते इज़्ज़त को उतरने दिया। फिर खुद उतरा। एक नज़र इस बड़ी सी हवेली को देखा जो दिल खा गई थी। चलो, इज़्ज़त ने इसे इशारा किया तो उसने बेल बजाई। फ़ौरन गार्ड बाहर निकला। जी, किससे मिलना है? ईश्वर से। इज़्ज़त ने इसे देखते कहा। जी हाँ, ईश्वर नाम का कोई फ़र्द नहीं है, मिसेज़ असाम से मिलना है। रईस को तप चढ़ी। ओह अच्छा, मैं पूछ के बताता हूँ गार्ड को।
मौका इसका गार्ड को वाकई इसका नाम नहीं पता था। अंदर कॉल की जो दानिया ने उठाई, मैडम जी बाहर कोई मिसेज आसाम से मिलने आया, नाम पूछो। वो जो अबान को चेंज करवा रही थी, टेलीफोन कंधे और कान के दरमियान फंसाया। फिर गार्ड ने इन दोनों से नाम पूछे, इसे इन्फॉर्म किया तो इन्हें अंदर आने की इजाज़त मिल गई। और ये बड़े लोग और इनके बड़े चोंचले। इज़्ज़त ने बड़बड़ाती चादर सीधी की। हाँ रईस ने इसके अंदाज पे मुस्कुराहट छुपाई, क्योंकि इसके पेशानी के बल बता रहे थे कि वो शायद उलझन में है। राहदारी अबूर करके लिविंग रूम के दरवाजे के सामने फिर से रुकना पड़ा, क्योंकि वो भी अंदर से लॉक था। बेल बजाने से पहले ही खुल गया। आ जाओ। दानिया अबान को चेंज करवा चुकी थी, इसलिए जल्दी ही दरवाज़ा खोल दिया। इन दोनों को देखकर मुस्कुरा के वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम। फिर इज़्ज़त को खुद ही गले लगाया। बैठो। सामने ही अबान बैठा था, टैब पे गेम खेल रहा था। इन दोनों को देख के पलके झपकाई, फिर शर्मा के दोबारा टैब में मसरूफ। कैसी हैं? इज़्ज़त ने ही बात का आगाज़ किया। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? बुआ को इशारा करते हाल चाल पूछा। सब ठीक है, दरअसल ईश्वर से मिलने आए हैं, राब्ता नहीं हो पा रहा इससे तो। हाँ, बस वो इसका मोबाइल गिरने की वजह से ख़राब हो गया, शायद इस वजह से राब्ता नहीं हो सका। अभी कहाँ है? इसके मिलने के कोई आसार नज़र ना आए तो पूछा। रईस खामोश ही था। वो अभी तो दावत पर गई है, आसाम के दोस्त ने की थी। दूसरा झूठ बोला। अच्छा। इज़्ज़त ने बमुश्किल कंट्रोल किया। मतलब हम ईश्वर से नहीं मिल सकते? सबसे मुस्कुराते पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकती, आसाम को फ़ोन करके पूछती हूँ कब तक वापस आएगा। फिर वो फ़ोन करके दूसरी तरफ चली गई। पता नहीं, कहीं मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। इज़्ज़त रईस के करीब हुई। मुझे भी ऐसा ही फ़ील हो रहा है। इसे मिलने बिना तो नहीं जाएँगे, चाहे सारी रात यहीं रुकना पड़े। आप कौन हैं? अबान, जो इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, ना चाहते हुए भी पूछ लिया। मैं आपकी मामू। उससे पहले कि रईस बोलता, दानिया आप ये आ गई और ये मामी हैं। मासूमियत की रिकॉर्ड तोड़ते इज़्ज़त और रईस इन दोनों को हैरानगी के समंदर में उतारा था। नहीं, ये आपकी आनी है। दानिया हंस पड़ी। वो लोग आ रहे हैं। फिर इन दोनों को शर्मिंदगी से निकालने के लिए बताया, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वो इसे लेकर सीधा पार्लर आया था, जहाँ इसका मेकअप किया था। दानिया के फ़ोन से इसे पता चल रहा था कि इसके बहन भाई आए हैं। वो नहीं चाहता था कि वो लोग इसके बारे में कुछ गलत सोचें। इसका मकसद सिर्फ हमीद को नीचे दिखाना था। आधे घंटे में वो ठीक ठाक लग रहे थे। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि वो ना यही था, मतलब हमीद साहब ही थे वो, जो आदमी फिरता था वहाँ पर। मतलब बैक स्टोरी पे मुझे यही समझ आ रही है कि जिसने मतलब उसको, उसकी बीवी को आई थिंक कत्ल कर दिया था। उन्होंने जब बोला कि 18 साल का उसका बंदा असफन साहब का बेटा था, तो यही लग रहा है मुझे कि ये है, आसान है वो। आधे घंटे में वो ठीक ठाक लग रही थी। गाड़ी में बैठते इसने साइड मिरर से खुद को देखा। हल्की हल्की लिपस्टिक होठों को कोमल बना रही थी। किसी को कुछ ना पता चले गाड़ी स्टार्ट करता सामने दरिस्की से कहा। इसलिए कोई जवाब दे बिना दूसरी तरफ पे देखती रही। ये अकड़ मेरे सामने नहीं चलेगी। आसाम को इग्नोर होना बुरा लगा तो इसका बाजू पकड़ के रुख अपनी तरफ किया। कुछ नहीं, बताओ की फिक्र ना करे। बाजू छुड़वाया और ये रोती शक्ल भी सीधी करे, आंखों में आती नमी की तरफ इशारा किया। अब रोऊं भी ना, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। एक बार फिर बाहर की तरफ रुक गया, क्योंकि आंसू फिसल के गाल पे आया। गुलाम नहीं है, लेकिन बीवी तो है। मैं चाहूँ तो आपकी सांसों पर भी पाबंदी लगा सकता हूँ। टर्न लेते बावर करवाया। हाँ, वो जो मुझे खरीद सकता है, वो मेरी सांसें भी छीन ही सकता है। इस पर चोट करके दोबारा आंसू साफ किए थे। आसानी से नहीं लूंगा जान। मुस्कुराते इसे देखा। ईश्वर ने तलखे से सर झटका। ये तकलीफ कुछ भी नहीं थी, असल दर्द तो तब उठा था सीने में, जब इसके कानों में अपने बाप की जान निकालती आवाज सुनी थी। सीने के अंदर टीस उठी, भला बेटियां भी बिकती हैं? हाथों की लकीरों को देखते सोचा। आसान खामोश हो गया। वो भी खामोशी से सामने देखने लगी। कार पहुंचते ही वो रईस और इज्जत का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन करना पड़ा। शुक्र है तुम नजर तो आई। इज्जत ने भागकर इसे गले लगाया। फिर रईस से मिली, जिसने इसे गले लगाते सर पर हाथ रखा। तकलीफ से आंखें मीचा सामने इसे देखा था। ये चोट इसकी दी हुई नहीं थी, लेकिन इसने इसने भी ये दी थी। इसकी चोटों का हिसाब लगाना नामुमकिन होने वाला था, क्योंकि आसाम शेख ने वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी जिसने इस हादसे का शिकार हुई थी। इन सबको बातें करता छोड़ के वो खुद कमरे में आ गया। वो 2 दिन बाद वो अपने कमरे में आया था, जहाँ ईश्वर की खुशबू अब रचना शुरू हो चुकी थी। चेंज करके कुछ देर के लिए लेट गया नीचे। इज्जत रही इधर। ईश्वर कुछ कपियों में मसरूफ थे। हम अब के आने से ईश्वर के इनके आने से ईश्वर के बेचैन दिल को कुछ करार मिला था। वो लोग शाम को वापस गए थे। इनका मूड भी अब काफ़ी बेहतर था। आयरन की ड्रिप लगने की वजह से इसकी तबीयत भी ठीक थी। अब दानिया अपनी अबान को लेकर चली गई थी। कब से इज्जत और रईस के जाने के बाद अब कमरे में ही जाना था। कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उठ के कमरे में आई। आसाम बिना शर्ट के करवट लिए सो रहा था, बाजू कान पर रखे वो बेखबर
पुरसुकून था। इश्क आहिस्ते से चलती ड्रेसिंग रूम में चली गई। हल्के में फुल्के कपड़े ढूँढे, चेंज करके बाहर आई तो शाम सीधा हो चुका था। कुशादे सीने पे फैले बाल इसकी वजाहत में इज़ाफ़ा कर रहे थे। हश चेहरे पर हल्की-सी दाढ़ी और मूंछें जो थकन ज़दा होने का पता दे रही थी। बंद आँखें, चौड़ी पेशानी जिस पर सोते हुए भी बल पड़े थे। अकड़े हुए खुद हैं और मुझे कहते हैं बेसाख्ता होंठ हिले। ईश्वर बड़ी फुर्सत से इसे देख रही थी। महावीर से कई गुना और वो प्यारा और दिल धड़का देने वाला था, लेकिन इसका दिल तो पहले ही महावीर के नाम को की माला जपता था। कैसे वो इस शख्स को दिल में बसाए, सोच के ही रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। काश मामा आप मेरा साथ देती। कंप्यूटर उठाते वो सोफे पर आई। पता नहीं, शायद मैं इनके लिए बोझ बन गई हूँ। लेटते आंखें बंद की। इतने दिनों की थकन हुई थी, जल्द ही नींद की वादियों में चली गई। रंग तो सांवला है, लेकिन पुरकशिश है। इसके चेहरे पर नजर टकाए और सोच अंदाज में बड़ा बढ़ाया। फिर कुशन पे बिखरे बाल देखे जो लेंस में कटे काफी खूबसूरत लग रहे थे। फिर इसकी नजर तीखी नाक पे टिकी। यहाँ लगी होती तो बस आंखों तले लब दबाए फिर आप ही होके इसके होंठों पर अंगूठा रखा। जो कि इसने अंगूठा रखा तो एक छोटा सा खून का कतरा नमूदार हुआ, जैसे झलके इसने होंठा जिससे झुके इसे होंठों से चूम लिया। वे चुभन से कसमसाई आंखें खोली तो सांप को झुकर पाया। आग तेज से उसके पीछे हुई। दिल धक धक कर रहा था। हाँ, वो उसके होंठों से खून निकल रहा, वो आपके होंठ से खून निकल रहा था, वही साफ किया है। फिर अपने हाथ से अपने होंठ पर लगा खून साफ किया। शिवे जो पहले अपना होंठ छू के चेक कर रही थी, इसके उंगली पर लगा खून देख के दिल धक से रह गया। लम्हे के हजारों हिस्से में से समझ आया था ये खून इसके होंठों पे कैसे गया। अब मेरा फायदा उठा रहे हैं। वो होते से ही उकड़ गई। नहीं, मैं कभी कोई काम फायदे के लिए नहीं करता। बेड से खड़े होते सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। फिर आप मेरे मेरे इतने करीब थे, इसे बोलते जबान लड़खड़ाई, क्योंकि शाम पर तपिश निगाहों से आईने में इसे देख रहा था। आपके करीब जाने से मेरा कौन सा फायदा होगा। परफ्यूम सबके कहते इसकी तरफ आया। मुझे क्या पता आप अपनी हवस पूरी जो शटर वो जो सोफे के कोने पर लगे बैठे थे, सामने सख्ती से इसकी थोड़ी पकड़ी हवस पूरी करनी होती ना, तो और भी बहुत तरीके थे मेरे पास। और आपके बेहुदा और आपके आपके बाद खुद को कंट्रोल करते इसका चेहरा झटका। बोले खामोश क्यों हो गए। वो उसे तहस दिला रही थी। अगर मैं अपनी पर आया ना तो सांस लेने के काबिल भी नहीं रहेंगी। स्टडी रूम में जाते से आह्वान किया हूँ आए बड़े अपनी थोड़ी को रगड़ते वो उठ के बेड पर आई जो खुद आराम से सोए हैं। और मुझे इतनी तकलीफ से नींद आई थी उठा दिया। इतनी मुश्किल से नींद आई थी उठा दिया। बदतमीज बड़बड़ाते कंप्यूटर फिर से तान दिया। आज से 13 साल पुरानी फाइल्स निकालते राइटिंग टेबल पे रखते पहली फाइल पे ही इस शख्स का नाम लिखा था जिसने इसका सब कुछ छीन लिया था। वो 31 साल का नौजवान आज फिर अपने बाप को मिस करता था। इसके बाप का जो रिश्ता था आज तक किसी को मालूम न हो सका था। इसके बाबा अपने खास आदमी के अलावा एक और फर्द को भी वो तमाम मालूमात देते थे जो इसके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी थी। हर फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल तैयार की जाती थी। एक फाइल आसाम के कमरे में बने इस खुफिया लॉकर में रखी जाती थी और एक फाइल विशेष डीलर्स के लिए ये जहाँ भी ज़रूरत होती वहाँ पहुँचा दी जाती थी। इससे पहले पहले ये सब कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मरने से पहले जो कुछ इसने इसके बाबा इसे इसके बाबा ने बताया था, इसके बाद से आज तक असम ने इन फाइल्स की हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा की थी। फाइल के दूसरे सफ़े पर एक खत लिखा हुआ था जिसे वो हज़ारों बार पढ़ चुका था। इससे आगे इसका निकाहनामा था जो आज से 13 साल पहले का था। इनका निकाह बाबा ने अपनी मर्ज़ी से करवाया था और इससे भी अपने बाबा का फर्माबरदार बेटा बन के साबित किया था कि वो इनके लिए सब कुछ कर सकता है। मासी अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। तुम मेरे इकलौते वारिस और बहादुर बेटे हो। मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, लेकिन नहीं मिला तो कोई वफ़ादार दोस्त नहीं मिला। मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम ही मेरे दोस्त हो। मेरे बहुत सारे राज़ ऐसे हैं जो मैं सिर्फ़ तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं जद्दी-पुश्ती अमीर था। मेरे बाप दादा का अपना कारोबार था जो सँभालते मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर ली। अब तुम समझदार हो, लेकिन ये कारोबार तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि टूँ-टूँ इससे पहले कि वो आगे बढ़ता फ़ोन बजने लगा। हाँ, बोलो। फ़ाइल बंद करते शेल्फ़ पर रखी। सर, काम हो गया है। रफ़ाकत का फ़ोन था। ठीक है, मुझे वीडियो लाज़मी भेजना। पुरस्कार से मुस्कुराहट होंठों पर आई। जी सर। फिर कॉल काट दी। कुछ ज़रूरी फाइल कहते वो स्टडी रूम लॉक करता बाहर निकल आया। मोहतरमा इशफ़ी साहिबा बेड पर बड़ा जमान पुरसुकून सो रही थी। इसे एक नज़र देखते जूते पहने
सो ले रात को बताऊंगा। मायने खिसी से झुके इसके कान में, कहते बाहर निकल गया। ईश्वर जो कब से सोने की कोशिश कर रही थी, अभी वो जब दोबारा आंख लगने लगी थी, इसकी आवाज पे आंखें हैरत से खोले। अब छत को घूरने में मसरूफ थी। आखिर शाम कह के क्या गया था? बात सुनो। विनिश ने दूर जाते लड़के को आवाज दी जो फिर जिस्म के गिर्द शेफ प्लेट बांध रहा था। शेफ बुलेट बांध रहा था। जी मैम। इस लड़के ने इसकी तरफ देखा। ये महावीर सर को क्या हुआ है? दूर बैठे महावीर को देखा जो स्मोकिंग कर रहा था। पता नहीं, लेकिन जब से आए हैं ऐसे ही हैं, ब्लड सेट करते कहा। बिनिश फिर खुद ही महावीर की तरफ चल दी। ऊंची ऊंची नीची जगह से होते इसके पास आई। हेलो, क्या हो रहा है? पास बैठे से मुखातिब किया। कुछ नहीं, बस सिगरेट फेंके जूते के नीचे। मसला ये स्मोकिंग कब से शुरू कर दी? ऐसे ही बस। वो उठ खड़ा हुआ। ओए आ जाओ। फिर दूर खड़े लोगों लड़कों को आवाज दी। बिनी समझ गई थी वो इनसे जान छुड़वा रहा है। माँ पीर इसे इग्नोर करता लड़कों के साथ चला गया। वो वहीं बैठी इसे जाता ही देखती रही। वो हॉस्पिटल में इसके रूम में खड़ी थी। आसपास लोग नर्सेज गुजर रही थी। छत पर लगा कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था। कितनी देर वो वहां खड़ी रही, फिर लड़खड़ाई वापस मुड़ी। अब इसका रुख कैमरे की तरफ था। चेहरे पर परेशानी वाजे महसूस हो रही थी। वो समझ गई ये कौन सा वक्त था। दिल डूब के उभरा। इनकी बेटी ने वो सब सुन लिया था, और सुना भी कैसे? इन्हीं की जबान से। वो कोई बहाना, कोई झूठ नहीं बोल सकते थे। अब इसके सामने क्या इज्जत रह गई थी? इस दिन आयशा घर गई हुई थी, कुछ सामान लाना था इसके पास। इनका पुराना और जिगरी दोस्त अली बैठा था, जो इनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता था। इसके सामने दिल का बोझ हल्का करते वो अपनी बेटी को नादिस्तान पता नहीं नादानी में सब कुछ अपने मुंह से बता गए थे। स्क्रीन में अब वो वीडियो के सहारे दीवार के सहारे चल रहे थे। अगला क्लिप सीढ़ियों का था, जहां वो बैठी रो रही थी। फिर वहां से उठ के हॉस्पिटल से बाहर निकली। इसे कुछ खबर नहीं थी कहाँ जा रही है। जैसे एक रेत का पुतला चल रहा हो, और जरा सी हवा चले और वो ढह जाए। ईश्वर भी गिरी थी। स्पीड से आती गाड़ी ने बमुश्किल अपना रुख बदला था, वरना ईश्वर फिसली जाती। इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। जमीन पर गिरते इसका सर फुटपाथ से टकराया था। चंद सेकंड में वहां से खून की लकीर निकली थी। हमीद शर्मिंदगी और तकलीफ से वो सब देख रहे थे। बस एक और अटैक की दूरी पे थी इनकी जिंदगी। टू टू इससे पहले कि इनकी जान निकलती फोन बजा। हमीद साहब, कैसी लगी अपनी बेटी की जिंदगी? खुशी इसके लहजे से साफ महसूस हो रही थी। वो जानता था इस वक्त हमीद साहब की क्या हालत होगी। इसका क्या कसूर है? मुझे सजा दो ना। वो भी मिनमिनाए। आपको ही तो दे रहा हूँ, देखें आपको दर्द हो रहा है ना? कितनी तकलीफ में हैं आप इस वक्त? मुस्कुरा के कहते पीछे टेक लगाई। वो इस वक्त ऑफिस में था, और आपकी ये तकलीफ अभी अभी बहुत कम है इस तकलीफ से जो मैंने कम उम्री में बर्दाश्त की है। अभी तो आप इसकी नजरों से गिरे हैं, फिर तो आपने इसे मरते हुए देखना है। सफाकी से कहते हुए एक लम्हे में ईश्वर की जात को हवा में उछाल दिया। जवान बेटी की मौत पे आपको दर्द होगा, वो बोल रहा था, और हमीद बेबसी से सुन रहा था। खैर, अभी मैं घर जा रहा हूँ, कल के लिए तैयार है ना? एक नए अटैक के लिए फोन बंद करते उठ खड़ा हुआ। हमीद साहब फूट फूट के रो दिए। काश काश वो लालच में आकर वो सब ना करते। मोबाइल दिया इसने। दानिया इसके बाल बना रही थी। चोट की वजह से वो 2 दिन से बालों को सीधा नहीं किया था, इसलिए वह एहतियात से खुद ही कमी करी थी। नहीं तो मांग लेती ना। शीशे में से देखा, कैसे फुर्ती से इन्हें देखा, जैसे बीवियां मांगती हैं। इसके मुंह बनाने पर वो मुस्कुराई। मैं बीवी थोड़ी हूँ इनकी। मैं तो वो रुकी। पता नहीं इनके इनमें है भी या नहीं। वैसे आप इनकी सगी बहन हैं। बात बदली, तुम क्यों पूछ रही हो? पालपिन परिणत करते हुए उसके सामने आई। क्योंकि मैंने सुना था कि शाम अकेले हैं, मतलब इनका कोई और बहन भाई नहीं है? हाँ, मैं इसकी फूफो की बेटी हूँ। पर वो बच्चा, इसे अभी इसने एक ही बार देखा था। कौन? अबान? शायद वही। इसने देखा ही एक बार था। नाम कैसे पता होता? वो आसाम का बेटा। क्या? इसे झटका लगा। आप लोगों ने झूठ बोला है मुझसे। इसे शदीद दुख हुआ। मतलब इसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था। तुम्हें सामने कुछ नहीं बताया? वो तो खुद हैरान हुई। इन्हें लगा इसे सब पता होगा। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। सदमे से चूल लहजे में कहा। अच्छा, अब तो तुम अकेली ही हो ना? टेंशन ना लो। इसे रिलैक्स किया। मुझे नहीं है टेंशन, बस बताना चाहिए था। हो सकता है तुम्हारे वालिदैन को पता हो। वो खामोश हुई, क्योंकि उनके वालिदैन की तो बात ही कुछ और थी। इन्होंने तो जानबूझ के इसे जहन्नुम में झोंका था। तुम परेशान हो ना? इसे तसल्ली। तुम परेशान ना हो, इसे तसल्ली दिया। आसाम बहुत अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा। और फिर कुछ देर वहीं बैठी रही। ईश्वर भी बस हूँ हाँ करती रही। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो रही थी।
अब फिर सबसे दिल उठ गया था। रईस बेटा वो अपने कमरे में बैठा लैपटॉप चला रहा था, ईश्वर की तमाम चीज़ें अब इसी की थी। जब हमीद इसके कमरे में आए, जी बाबा वो सीधा हुआ, कल तुम ईश्वर से मिलने गए थे, पास बैठते कहा वो इन कुछ दिनों में बहुत बुरे लगने लगे थे, एक तो अटैक की वजह से और दूसरा शाम की वजह से। क्या हाल था इसका पूछा। ठीक थी वो और भाई किसी दावत से वापस आ रहे थे, भाई से ज़्यादा बात नहीं हुई। ईश्वर के साथ काफ़ी टाइम गुजारा, इन्हें बताया, खुश थी, जांचती नज़रों से देखा, जी मुझे तो ठीक लगी, आप लोग चले जाएं, मिल लें, मिस कर रही थी आपको और मामा को। नहीं मेरा मतलब है मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तो वक्त निकाल के जाऊँगा, तुम अपनी माँ को ले जाना, वो गड़बड़ा गए, इनका सामना नहीं कर सकते थे, अब तो हरगिज़ नहीं। मामा ने कहा तो ले जाऊँगा, लेकिन इनका भी कोई इरादा नहीं लगता, इनका चेहरा देखा। नहीं वो तो जाएगी, मैं कहूँगा इसे हमारी बेटी है, इसे तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है अभी तो 2-3 दिन तक मेरे टेस्ट हो रहे हैं, मैं संडे को ले जाऊँगा, इसकी कुछ चीज़ें भी हैं यहाँ, वो भी लेनी है, माँग रही थी। ठीक है जाने से पहले मुझे मुझे मिल लेना। जी बाबा और फिर चले गए तो रईस ने दोबारा लैपटॉप सीधा कर लिया। इसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, बोर हो रही थी, अब दिमाग दुखने लगा था। टीवी पे भी कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं लग रहा था जो बैठकर देख लेती, मोबाइल तो था ही नहीं इसके पास। बुक देखती हुई थी, उठ के स्टडी रूम की तरफ आई, लेकिन वो भी लॉक था। हद है ये कौन लॉक करता है। मैं बड़बड़ाते घूमी, एन इसी वक्त शाम कमरे में दाखिल हुआ। इसने इसकी हड़बड़ाहट बखूबी सुन ली थी। हाँ आपसे ऐसी ही तवक्को की जा सकती है, तड़प के कहा, कुछ दिनों में ही जान जाएंगी। आईब्रो जान गई हैं। आईब्रो काटे, दाद दी, फिर जूते उतारे, कफ खोल के वो फ़ोल्ड कर चुका, कपड़े निकाल दें, बेड पर बैठते हुक्म सादा किया। क्यों मैं क्यों निकालूं। ईश्वर के सर पर लगी, क्योंकि बीवी ही शोहर के कपड़े निकालती है। पॉकेट से मोबाइल निकाला, ऐसा कहाँ लिखा है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। ईश्वर दूसरी तरफ जाकर बेड पर बैठी, मेरी बुक में मोबाइल पर नजरें जमाए, कहा जल्दी से निकाल दें, मुझे और भी काम करने हैं। मोबाइल बंद करते दोबारा पॉकेट में रखा, पहले मेरा मोबाइल वापस करे, जल्दी से इसे याद आते हुए बोली, भूल जाएँ कि आपको कभी मोबाइल मिलेगा। कहर आलूस नज़र डालते उठ गया, इससे बहस करके खुद ही लेट हो रहा था। ड्रेसिंग रूम में जाते अंदर से लॉक कर लिया। ईश्वर बस कलश का रह गई। थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो बनियान कंधे पर झूल रही थी, टॉवल लपेटे वो बाथरूम में चला गया। हद है, शर्म ही नहीं आती। ईश्वर जो दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर इस तरफ देखने लगी थी, इसे ऐसी हालत में नमूदार होकर शर्मिंदा सी हो गई। हाँ तो हर तरफ मुँह उठा के नहीं देखते ना। अंदर जाते-जाते भी इसे सुनाया गया, बंदे को खुद भी पता होना चाहिए कि कमरे में इसके अलावा कोई और भी है, और ऊँची आवाज़ में वो बोली थी। इस बंदे को पता है बाहर इसकी बीवी है, जो इसे हर हालत में देख सकती है। सर बाहर निकालते इस तंज़िया मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालती, बदतमीज़ वो तिलमिला के रह गई। सर यहाँ पर साइन कर दें। रफ़ाकत ने इसके सामने फाइल की थी। ये इसी ज़मीन के कागज़ात हैं जिस पर इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी। यही ज़मीन इस आदमी से ली थी जो बहाने बनाता फ़रार हो गया था। आज से ये ऑफ़िशियली तौर पर हमारी। यहाँ पर दोबारा से फैक्ट्री बनेगी। एग्रीमेंट्स और परमिशन के तमाम कागज़ात निकाले। ये सब तुमने सँभाल के रखने हैं। फिर रफ़ाकत को वो फ़ोल्डर दिया, और ये नक्शा है। इस वक़्त कमरे में इन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। वो लोग इस वक़्त फ़ार्म हाउस में थे। रात के 11 बजे इन लोगों ने इस फैक्ट्री की दोबारा से बुनियाद रखी थी, और इसके बाबा ने अपनी ज़िंदगी में खुद तबाह करवा दी थी। अस्सलाम वालेकुम, कॉल पिक करते ही सलाम किया। दानिया आपी के मोबाइल से इसने रईस को कॉल मिलाई थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, इससे पहले कि रॉन्ग नंबर समझ के काट देता, जल्दी से नाम बताया। वालेकुम सलाम। पहचान ली थी आवाज़। अपना मोबाइल कहाँ है, वो ख़राब हुआ है तो मेरा एक काम करोगे। वो जल्दी बात कर रही थी। हाँ बोलो। वो भी सोने के लिए लेट रहा था। कल इज़्ज़त से मेरे नॉवेल्स तो लेकर दे जाना, और न्यू भी ला देना। कोई अच्छे से इज़्ज़त को साथ ले जाना मार्केट, और मेरी कबर्ड के लॉकर में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सब ले आना, ठीक है? अच्छा, लेकिन तुम मुझे ये सब व्हाट्सएप पर लिख के भेज दो, अभी मैं सो रहा हूँ। ओके, मैं दानिया आपी के नंबर से ही भेज देती हूँ, नंबर भी सेव कर लेना। सामने अंदाजे से वो इतना तो समझ गई थी कि मोबाइल इसे नहीं मिलेगा। इसे दानिया आपी का ही मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ा। देर से व्हाट्सएप खोली, कोई पता नहीं था। शाम कब वापस आ जाए, जल्दी से सब टाइप करते, मैसेज सेंड किए, इससे पहले कि वो डिलीट करते। शाम दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। ईश्वर ने जल्दी से मोबाइल तकिए के नीचे खिसकाया।
असलम इसकी हरकत की स्पीड से समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। इसे कुछ कहे बिना स्टडी रूम में चला गया। फाइल्स रखते ही ईश्वर ने सुकून का सांस लिया और मोबाइल को बेड के नीचे रखा। नीचे रखते इसकी लाइट ऑन थी। ईश्वर को ऑफ की वजह से ध्यान नहीं दे पाई और सोने के लिए कंप्यूटर ओढ़ लिया। असम फाइल रख के वापस आया तो वो सो चुकी थी। जूते उतारते वो उसकी तरफ आया, फिर नीचे झुके मोबाइल उठाया। स्टडी रूम में लगी स्क्रीन से देख चुका था। ये दानिया आपी का फोन नीचे कैसे गिरा? मोबाइल ऑन करते इसे कंप्यूटर ताने देखा। मुझे क्या पता वो जो सख्ती से कब पकड़े पकड़े लेटी थी वो बेख्तियार ज़बान से निकला, आप जाग रही हैं? इसके चेहरे से कंप्यूटर हटा के देखा, ईश्वर का रंग उड़ चुका था। एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती। सुरखोती आंखों से इसे देखा। मैंने नहीं मांगा था, आप ही वो हकलाई। पिछली बार भी आप ही देकर गई थी। इसके गिरेबान में हाथ डालते कमीज को ऐसे मरोड़ा क्या शाम की उंगलियां इसकी चेहरक से लगी। सॉरी, इसकी सांस अटकी। वो और जोर से गिरेबान को मोड़ रहा था और ईश्वर की सांस बंद हो रही थी। उंगलियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे सांस इसका दम निकलने लगा। शाम की शर्ट थामे इसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कैसे ले पाती है? शाम की आंखों में खून उतरा होता जैसे झटके से इसका गिरबान छोड़ा। नेक्स्ट नहीं छोड़ूंगा। बहती आंखों से खांसते हुए ईश्वर ने आसाम को देखा, जो इसे खून खार नजर से देख रहा था। मेरी कही हुई हर बात पे आपने आंख बंद करके अमल करना है। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। आप ये मत समझे कि आपकी जिंदगी यहाँ आसान होगी। ये बात हमेशा याद रखना। बिकने वाली हमेशा चीजें ही होती हैं और चीजों को इनकी जगह पर रखना मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसके सर के नीचे एहतियात से हाथ रखते इसकी आंखों में झांका, जो खौफ और तकलीफ से सूख पड़ी थी। इसकी सांस अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। आसाम ने इसकी कमर के गिर्द बाजू बांधते अपने करीब किया, फिर सांस लेने के लिए होठों को कैद किया। इसमें इतना सितम और फिर इतनी गुर्बत, वो बस बेहोश हो के गिर जाती। अगर आसाम ने इसकी कमर से ना पकड़ा होता, उल्टे काम नहीं किया करे जो, तो सुकून से रहेंगी। इसका सर सीने से लगाते कमर थपथपाई हुई इतना डर जाएगी, इसे अंदाजा नहीं था। हमारे जिस्मों पे लगे बोसों के निशान अनचाहे मिलन के गवाह हैं। हमारी रूहें तो कब की मर चुकी हैं। हमें हक महर में खुद में खामोशियाँ आई और सिसकियाँ मिली हैं। और जिस्म एक ऐसे शख्स के पास हो जो कागज़ों पे तो मेरा हमारा महरम हो, लेकिन दिल का महरम तो कोई और है, जो दिल में आज भी मुकीम है। जिस्म फरोशी करने वाली औरतों और हमें क्या फ़र्क है? वो तो किसी गैर को जिस्म देती हैं, और हम भी। जिस्म अपनी इस नाकदरी पर नूर करना चाहता है, लेकिन रोज़ इस जिस्म को नोचने वाला इस बात की इजाज़त नहीं देता। सुबह के 10 बजे इसकी आँख खुली। सर में शदीद दर्द था, शायद चोट की वजह से। सर के नीचे हाथ लगाने की कोशिश की तो ऐसा लगा पूरा जिस्म पिघलाइज़ हो चुका है। इसके जिस्म से आग निकल रही थी। बुखार की शिद्दत से सारा चुर्क और आँखें पीली हो रही थी। बमुश्किल इसने करवट बदली। आसाम वहाँ मौजूद नहीं था। रुख बदलने से शदीद दर्द की लहर पूरे जिस्म में दौड़ी। कोई ज़रिया नहीं था कि वो किसको बुलाती। कितनी देर इसी हालत में बेसुध पड़ी रही। अपने अकेलेपन की आँखों में नमकीन पानी भरने लगा। इसे देखने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। गाल के नीचे गाल के नीचे टिकाए हाथ पे आँसू गिरा। शादी से कुछ दिन पहले इसके पास आई थी, घबराई हुई। मैंने भाई से तुम्हारे बारे में बात की थी। वो जो रो रो के थक गई थी, अब साकित सी लेटी छत को घूर रही थी। इज़्ज़त की आवाज़ पे इसने देखा। भाई ने क्या कहा कि वो तुम्हें इस नज़र से नहीं देखते, और ये भी कहा कि तुमसे कहूँ कि इनके बारे में ऐसा सोचना भी ना। ईश्वर के पास एक झूठी सी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई जब महावीर की इसके साथ नहीं था। तो वो अकेली कहाँ तक सबको मना सकती थी? इसके किस्मत में महावीर था ही नहीं। इज़्ज़त और भी बहुत सारी बातें करी थी, लेकिन ईश्वर का दिमाग वहाँ मौजूद नहीं था। हेलो लिटिल गर्ल, अभी तक सो रही हो? दानिया जो नाश्ते के लिए इसका इंतजार कर रही थी, इसके ना आने पर वो ऊपर आई। वो आंखें बंद किए लेटी रही। उठ जाओ, ईश्वर इसके करीब आते कहा। आप ही बमुश्किल होठों को हरकत दी। पूरा जिस्म दर्द से बेजान हो रहा था। जी मेरी जान, इसकी दर्द से चूर आवाज पे दानिया का दिल परेशान हुआ। ईश्वर बस इन्हें देख देख के रह गई, फिर हिम्मत करके बैठी। बेटा तुम्हें तो बुखार है। वो भी इतना ज़्यादा इसकी तपती परेशानी को छूते फिकर से कहा, मुझसे हिला नहीं जा रहा। बेबसी से आंसू निकले। लेटी रहो, इसे सीधा लेकर लिटाया, फिर डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मोबाइल लेने वो नीचे चले गई। इसका पूरा जिस्म सुलग रहा था, गर्म सांसें जैसे ठीक है नसें सुलगा रही हो। तभी से इसका चेहरा तनाव का शिकार हुआ। कुछ देर बाद वो वापस आई, साथ मुलाजमा भी थी, जिसके हाथ में पट्टियाँ और ठंडे पानी का बाउल था। दानिया ने इसके पास बैठे मुलाजमा से बाउल लेकर साइड पर रखा, फिर पट्टियाँ गीली करके इसके माथे पर रखी। इसकी आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस नॉर्मल बुखार है, इंशाल्लाह आप ये दवाई दें, ठीक हो जाएगी। प्रेशर
पता नहीं क्या लिखा हुआ है। घबराते डॉक्टर ने दानिया से कहा, अभी इंजेक्शन लगाना है। उन्होंने कुछ खाया पिया है? फिर दानिया को देखा, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं खाया, कुछ खा ले फिर। पहले फिर मैं लगाता हूँ। फिर हल्का फुल्का नाश्ता करके इसे इंजेक्शन लगा दिया। फिर वो चले गए। दानिया इनको बाहर तक छोड़ के आया। इंजेक्शन लगा गया था। वो इंजेक्शन लगा गए थे। अब वो आराम कर रही थी। सर पुलिस आई है और आर्किटेक्चर के पास बैठा नक्शे पर तफसीली जायजा ले रहा था। जब रफाका थामता हुआ इसके पास आया, वो लोग इस वक्त साइड पर थे। नजर आ गए हैं। वो लोग सीढ़ियों पर बैठे इसकी तरफ ही देख रहे थे। पता करो क्यों आई है, इसे अंदाजा था ऐसा कुछ होगा। जी सर। रफाकत वापस पलटा। पुलिस की गाड़ी करीब पहुंच के रुकी थी। अगले 10 सेकंड में 2 हवलदार इनके करीब आए। आपकी गिरफ्तारी के वारंट है। पेपर असम के आगे लहराए। क्यों? अपनी जगह से उठते इसे पूरा। फिर इसके हाथ से पेपर पकड़े। ये भेजने वाले साहब खुद नहीं आए। ब्राउन चश्मा उतारते इसने गाड़ी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते कलाई आगे की। गिरफ्तार कर सकते हो तो कर लो, इसके बाद क्या होगा इसके जिम्मेदार फिर मैं भी नहीं हूँगा। आप कर क्या सकते हैं मिस्टर शाम शेख? गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से 27-28 साल की पुलिस इंस्पेक्टर निकली। काफी खूबसूरत भी थी। बहुत कुछ कर सकता हूँ। कंधे झुकाए वो रिलैक्स था। अभी अभी आपको जॉब की वार्निंग मिलेगी। आँख आँख दबाते इसे देखा। अच्छा, इससे पहले कि वो कुछ बोलते इसका मोबाइल बजा। घूरती नजरों से शाम को देखा, फिर पॉकेट से मोबाइल निकाल के कान से लगाया। 2 सेकंड में चेहरे से वाज़ेह हो गया था कि वो क्या कह रहा है। वापस चला, मोबाइल वापस जेब में डालते सबको इशारा किया, फिर शाम के करीब आए। ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। एंड सेकंड स्टिक इसके सीने पर बजाते वो काफ़ी तैश में लग रही थी। लेकिन कानून को कानून तो हाथ में ले सकता है ना। इसके कान के करीब जाते वो जताया गया और पीछे इसके अपने एटीट्यूड पे जल भून गए। गुड बाय। आसाम ने एक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से नवाजा। एक दिन खुद हथकड़ी पहनाऊंगी। इसके करीब से गाड़ी निकालते पीछे ने से वार्न किया। आसाम सर झटकते वापस जगह पर आया। ये मोहतरमा को ज्यादा बाजू लंबे हो रहे हैं, काटने पड़ेंगे। बैठते रफाकत को देखा। जब पुलिस इस एरिया में एंटर हुई थी तब भी आसाम ने मैसेज कर दिया था। फिर वो पूरा दिन वही छोटे छोटे कामों में गुजर गया। मेंशन में इश्वे किस हाल में थी, इस सबसे वो बेनियाज था। वो बुत बना बेनियाज था। सेठ अली जो किसी दौर में असवन का गार्ड रह चुका था, अब अपने इलाके के वडेरों में शामिल अपने इलाके के कई लोगों पर हुकूमत कर रहा था। जो किसी का हुकूम था, आज हाकिम बना जुल्म की इंतहा कर रहा था। इसके अंडर जितने भी लोग थे सब के सब इससे खौफ खाते थे। क्योंकि सेठ अली किसी को भी मारने पर घबराता नहीं था, फिर चाहे अगला कसूरवार हो या ना। ये रुतबा आज से 13 साल पहले इसे मिला था। आज से 13 साल पहले ये माजी दिखाया गया है। वो एक बहुत बड़ी हवेली में गार्ड की नौकरी करता था। इसका मालिक एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ इंसान था। सुलझा हुआ इंसान होने के साथ साथ कुशादा दिल भी था। हर माह इसकी तनख्वाह में इजाफा होता। इस नौकरी से वैसे तो बहुत खुश था, लेकिन कभी कभी ख्याल आता था कि काश वो भी असमन की तरह कामयाब इंसान होता और ऐसे कई नौकर और गार्ड इसके मुलाजिम होते। लेकिन कैसे? इसने अपनी आधी जिंदगी असमन का गार्ड बन के गुजार दी थी। वहाँ गेट के सामने बैठा वो आते जाते लोगों को देखता। आते जाते लोगों में एक दिन हमीद का गुजर हुआ। फिर वो वहाँ से रोज गुजरने लगा। अली इसे देखता, शक्ल से वो सीधा और बिल्कुल मासूम लगता था। इसका हवेली की तरफ देखना अली नोट करता था। एक दिन इसके जहन में एक ख्याल आया। इस ख्याल को दमदार वो गुजरने वाला शख्स था जो इसकी जिंदगी का पत्ता खेलने वाला था। अस्सलाम वालेकुम असफन साहब। असफन लाइब्रेरी में बैठा बुक पढ़ रहा था जब अली इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ। इसे अपने पास बुलाया। वो सर दरअसल आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। किताब बंद करते इसे देखा। असल में मैं गेट पर अकेला होता हूँ। अक्सर आसाम साहब को कहीं जाना पड़ जाए तो मैडम मुझे साथ भेज देती है। फिर पीछे गेट पर कोई नहीं होता तो मैं सोच रहा हूँ अगर आपको मुनासिब लगे तो एक और कार्ड रख लें। ठीक है। असम की बात को समझ गए थे, इसीलिए इसी को तलाश करने के लिए कह दिया। अगले दिन हमीद असफंद के सामने खड़ा हुआ था। असफंद को इसकी काबिलियत और दयानतदारी से बहुत फ़ायदा हुआ। जब वो अली से अगले ओहदे पर पहुंचने लगा तो अली को लगा इसने ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती हमीद को वहां लाकर कर दी है। हमीद असफंद के दिल के करीब हो गया था। इसके तमाम बिजनेस और हमीद का नाम आने
तब वो रही बढ़ी। गेट के सामने बैठा असलम के बाद हमीद को कामयाब होता देख रहा था। इसने अपना प्लान चेंज किया। एक रात होती जब भयानक एक रात थी, बहुत भयानक रात। गार्ड का काम होता है हिफाजत करना, फिर चाहे वो दिन के उजाले में करे या स्याह घिनौनी रात हो। लेकिन ये मुहाफिज लुटेरे के लिए पहुंचा पहले इज्जत और फिर दौलत, और ये दोनों चीजें थी असफन की। इन सबके सोने के बाद वो मिसेज असफन के कमरे में आया। सर साहब आजकल बिजनेस टूर पे थे, मौका अच्छा था। अली ने हमीद का हुलिया अपनाया और मुंह पर कपड़ा करके वो अंधेरी रात में मिसेज असफन को लूटने पहुंचा। वो नहीं जानता था कि वहाँ दो लोग मौजूद थे। आसाम जो बाथरूम में था शोर की आवाज से बाहर निकला तो हमीद इसकी माँ को काबू किए इसके कपड़े फाड़ रहा था। आसाम ने पास बड़ा औजार उठा के इसके सर पे मारना चाहा, लेकिन इसने देख लिया। इससे पहले कि वो आवाज इस पर सर लगाता, इसके पास पड़े शीशे की बोतल उठा के आसाम के सर पर मार दी। और रात आसाम की सारी और जिंदगी की संगीन रात थी। अपनी माँ के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। वो अपने बाप से नहीं कह पाया कि ये सब किसने किया। इसे हमीद से नफरत हो गई थी। दूसरी तरफ अली बिना शादी के बाप बनने वाला था। ये खबर कुछ दिन बाद ही शेख हाउस के हर मुलाजिम को पता चल गई, लेकिन ये बात जानते थे कि मिसेज आसाम एक्सपेक्ट कर रही हैं। असलम की नींदें उड़ चुकी थी, क्योंकि वो जानते थे कि इनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो बाप बने। इन्होंने ये बात हमीद से की थी। हमीद ने इन्हें मशवरा दिया कि भाषण करवा दे, लेकिन इससे पहले कि वो भाषण करवाता अली ने चाल से ली और हमीद के जहन में बिठाया कि हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि बच्चा असफन का ही है। कौन सा किसी को पता चलेगा ये बात कि कब ये बात बस इन तीनों के दिलों पे ही दफन हो जाए। मिसेज असफन इस हादसे के बाद पागल हो गई थी। हर वक्त रोती चिल्लाती रहती। 9 महीने गुजर के एक बच्ची ने दुनिया में आंख खोली, जिसे देख मिसेज असफन की मुराद पूरी हुई। बेटा तो पहले ही था, अब बेटी भी अल्लाह ने दे दी थी। नाजायज ही सही था तो वो इंसान का खून जिस्म का टुकड़ा ना, और यही बात असफन को काट खाई। और एक नाजायज बच्ची वो नहीं पाल सकते थे। उन्होंने इसे खत्म करने का सोचा, फिर हमीद से बात की। इसके कहने पर हमीद ने एक कत्ल किया था, और वो कत्ल मिसेज असफन और इनकी नौमौलूद बेटी का नहीं बल्कि असफन का खुद था। ये एक बहुत बड़ी और बुरी सच्चाई थी। ये नफरत का दूसरा पौधा था जो आसाम के दिल में हमीद ने लगा लिया था। हमीद के लिए लगा था। वो रात को देर से घर आया। कमरे में दाखिल होते ही बेड की तरफ नजर पड़ी। इसके दूसरी तरफ रुकिए लेटी हुई थी। एकदम से कल रात वाला वाकया याद आया। जूते काटने के साइड पर रखते सामने लगे मेरे से इसका चेहरा देखने की कोशिश की। बंद आंखें किए, शायद वो सो रही थी। 10 मिनट में फ्रेश होकर वापस आया तो वो हनूज इसी हालत में लेटी थी। शायद नाराज हैं, बाल बनाते इसे नजरों में रखा हुआ था, बल्कि हल्की हल्की लरस रही थी। चेहरा भी अभी तक सुर्ख था। अपनी साइड पर आकर बैठा। इसके बैठने पर भी अश्वे ने कोई हरकत नहीं की। अश्वे इसे अब गड़बड़ का एहसास हुआ। इसके करीब होते इसने कंधे पर हाथ रखा जो दब रहा था। अश्वे इसे सीधा किया। वो कहा के रह गई, बुखार है आपको? आंखें खोले, रुख अपनी तरफ किया तो सर ढिलक गया। जल्दी से फोन उठा के डॉक्टर को कॉल करके बाहर आया। दानी आपी को आवाज दी जो किचन में थी, फौरन ऊपर आए। कब से इसकी तबीयत खराब है बंदा देख ही लेता है यार। परेशानी से इसके पूरे वजूद से झलक रही थी। चीज देख चुकी हूँ और अभी इसी के लिए फ्रिज खाना बना रही। तुम्हें नहीं पता था? इसे जिताते ईश्वर के पास बैठी। इसे फिर से बुखार हो गया था। पहले दोपहर में एक बार ठीक हो गई थी। तुम्हारी बीवी है, तुम्हें चाहिए इसका ख्याल रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ है अपने कामों से। इसे डांटे। फ्रीजर से बर्फ के क्यूब्स निकाले, फिर बाउल जो सुबह से वहीं पड़ा था इसमें पानी डालें। इसके माथे पर पट्टियां रखी। आसाम को कभी इनकी डांट जरा बराबर भी बुरी नहीं लगती थी। अब यहाँ टहल क्यों रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ। मुस्कुराहट छुपाते से देखा जो मुसलसल टहलते ईश्वर को ही देख रहा था। डॉक्टर आ रहा है। रुका, फिर इनके करीब आया। कब से है बुखार? तुम बताओ। रात को ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी। सुबह हुआ होगा शायद। इसे गिल्ट हुआ। अगर रात को वो थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल कर लेता तो अभी इसकी हालत ना होती। पहले हाथ की छोटी उंगली पे प्लास्टर लगा हुआ था। सर के पीछे अलग से चोट थी। ऊपर से ये परेशानी को सबसे वो परेशान हुआ। कुछ देर पर में वही डॉक्टर दोबारा आया। क्या हुआ? अभी तक आराम नहीं आया? अपना बैग रखते इनके पास आया। नहीं आया आता होता तो बुलाते। इसकी फजूल बात पे सामने खुला डॉक्टर को गुस्सा निकालेगा। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया। ज़्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल नॉर्मल बुखार है, ये ठीक हो जाएगी। बस इनकी खुराक का बहुत ख्याल रखें और ये ड्रिप्स लगवाएं। इन्हें आयरन की कमी है। ज़्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल। अच्छा, ओके, कोई और प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आप बस ड्रिप लगवाएं, फिर मैं लगाता हूँ।
फिर असाम ने कॉल करके ड्रिप मंगवाई थी जो डॉक्टर लगा कर चला गया था। डॉक्टर के जाने के बाद वानी आके कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर वो नीचे चली गई। अबान सो चुका था अपने कमरे में। आके उन्होंने किसी को कॉल की, काम हो गया है बाबा। एक पुरुष तरह से मुस्कुराहट इसके चेहरे पर नमूदार थी। 1 घंटे की ड्रिप के दौरान इसके कुछ बेहतर हुई थी। ड्रिप उतारकर सामने इसको तकिया सीधा किया, कुछ देर सो जाए, कमजोरी खत्म होगी। कंप्यूटर इस पर सीधा किया, नहीं बाहर जाना है। सारा दिन कमरे में बंद रह के इसका दिल घबरा रहा था। अभी ठीक नहीं है, जब ठीक होंगी तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। ठीक हूँ मैं। उनकी के बावजूद वो बैठ गई। सामने सहारा देकर इसे खड़ा करना चाहा, लेकिन ईश्वर ने इसका हाथ झटक दिया। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। जैसे मैं वही ही जैसे हैं वैसे ही रहे। तंज करते उठने की कोशिश की, लेकिन सर इतना चकरा रहा था कि वापस बैठ गया। साम साइड पर खड़ा इसे देख रहा था। जाए अब बाहर वापस बैठते हुए चोट की आपको देख के ही नहीं, आपको देख के ही कह रहा हूँ, आराम करें। सीने पर बाजू बांधे, टांगे थोड़ी सी खोल कर खड़ा इसे घूर रहा था। हाथ तो इसे लगाने नहीं देना था। कोशिश करके अपनी ही बेइज्जती हो जाती। ईश्वर कोई जवाब दिए बिना उठे रही। असाम भी खड़ा रहा। आप जाकर सो जाएं, मेरी फिक्र ना करें। इसके ही अकड़ के पकड़ कर खड़े होने पर ईश्वर को उलझन हो रही थी। फिक्र नहीं है, वो जमा रहा। बस देख रहा हूँ आपकी जिद कब टूटती है, आपकी जिद कब टूटेगी। हाँ, किसी को परवाह नहीं है इसकी बात पर। ईश्वर का दिल उदास हुआ। खुद से कहते वो पीछे होकर लेट गई। आसाम भी अपनी तरफ आकर लेट गया। हल्का एसी ऑन करते ईश्वर को देखा। वो आंखें मूंदे कुछ सोच रही थी। सो जाए, सारा दिन ऐसे ही बेचैनी में गुजरा है। इसे जबरदस्ती घसीट के खुद से लगाया। पहले तो पढ़ाई, फिर इसके कुछ आधा सीने में मुंह छुपा लिया। यही अल्लाह के बाद इसका आखिरी सहारा था। जन्नत के पत्ते भी पड़ा हुआ है, वापस रखा। अब हयात भी पड़ा हुआ, अब हयात भी पड़ा हुआ है, वापस रखा। इस वक्त उर्दू बाजार में घूम रहे थे। यार ये पीरे कामिल ले लो, ये भी निमरा अहमद का है। रईस कोई 10 नावल दिखा चुका था, ये सब पढ़े हैं। मिला माला लेना था, वो मिल नहीं रहा। कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे मिलेगा। अरीज आजिज था। तब दुकानदार ने यही कहा था कि अभी नहीं आया। थक गए इतनी जल्दी। अगर तुम्हारी बीवी नावल पढ़ने वाली हो तो क्या करोगे। इसकी पतली होती हालत को इज्जत एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा नामे पर शर्त लिखवाऊंगा कि अगर इसे नावल पढ़ने का पागलपन ना हो। अगर हुआ तो फिर बेशक वो नावल्स के साथ शादी कर ले और इन्हीं के साथ हनीमून पर जाए। वो लोग इस शॉप से भी बिना कुछ खरीदे बाहर निकले। अगर तुम्हें पता ही बाद में चले फिर क्या। इज्जत ने बाल सीधे करते इसे देखा। जीन्स पे शॉर्ट शॉर्ट स्कर्ट के साथ गले में दुपट्टा लपेटे वो इसके आगे आगे चल रही थी। पीछे स्टोलेट्स पहने उकताया हुआ रईस इसका हाथ देख रहा था। तलाक दे दूंगा, कंधे झुकाया वो इससे 2 कदम आगे निकल गया। जब इसे मुंह खोले शॉक्ड हुई। इसका दिल जोर से धड़का। इसे रईस अच्छा लगने लगा था, लेकिन क्या वो इसे पसंद आएगी। इसने भी तो महावीर और ईश्वर को जुदा करने में अहम किरदार अदा किया था। और लगाओ इसको खले दोस्तों कैसे काम किए। अब अगर वो सब पलट के इस तक आ जाए तो वो लापरवाही से जाते रईस को देख रही थी। ऐसा भी हो सकता है जैसे फासला तय करते इसके साथ कदम मिलाए ना होता हो, लेकिन मैं करूँगा सच में। जितना अभी मैं आप लोगों के लिए ख्वार हो रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। अब इतना भी नहीं है। बस अगली शॉप पर देखते हैं, कोई अच्छा मिले तो। 3 तो हो गए हैं, 2 और ले लेंगे। इसे तसल्ली दी। पिछले 3 हमने 3 घंटों में लिए हैं। अगले 2 घंटों और ज़ाया नहीं कर सकता। इतनी देर में हम ईश्वर से मिल के भी आ चुके होते। मैंने तो नहीं कहा था ना, तुम्हारी बहन ने ही कहा था। मुझ पर क्यों चढ़ रहे हो अभी। आप भी इसी जैसी हैं। अगर आपको नॉवेल की इतनी इन्फॉर्मेशन ना होती तो अभी इतना जलील ना हो रहा होता। अच्छा बस करो, नहीं ले रही और वहीं से वापस मुड़ी। इसे बुरा लगा। अच्छा रुके। रईस ने इसकी कलाई पकड़ के रोका। बस दो, इसके अलावा और नहीं। जाने क्यों इसका दिल नरम हुआ। नहीं अब नहीं अपनी कलाई खींचते वो वापस बाइक की तरफ चलती। रईस भी इसके पीछे भागता हुआ आया। चलो फिर बैठो। नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं कैब में चली जाऊंगी। जाने इसे किस चीज़ ने हर्ट किया था। सॉरी, इसलिए नॉवल वाली से शादी नहीं करनी। 1-2 महीने से नॉवल ढूंढो फिर मनाओ भी। तो मैंने कब कहा मुझे शादी करो। जाके किसी अनपढ़ से कर लो जो पढ़ना ही ना जानती हो।
ऊबर इसके पास आके रुकी तो वो इसमें बैठ गई रईस वहीं से जाता देखता रहा कितनी देर। वो ये ना समझ पाया कि बात इज्जत के बारे में हो रही थी या किसी और के बारे में। बाइक स्टार्ट करते वो भी ऊपर के पीछे हो गया। शेर साहब की फैक्ट्री का ही नक्शा है, एक बड़ा कागज जिसके सामने फैलाते। आर्किटेक्चर ने इसे देखा। यहाँ से असाम साहब ने बैक डोर रखे हैं, एक जगह उंगली रखते मेंशन किया, यही जगह हमारे लिए काम आएगी। मतलब यहाँ से पेट्रोल के ड्रम अंदर जाएंगे। ये पेट्रोल असम की फैक्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी और जब तक फैक्ट्री अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती वो अपना पेट्रोल इस्तेमाल करेगा। जब हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं अपने ड्रम सप्लाई कर दूंगा और जो इसकी फैक्ट्री को धमाके की तरह उड़ा देंगे। यहाँ असम के कदम उखड़ेंगे, हम अपने कदम जमाएंगे। हंसते हुए वो पूरी प्लानिंग बता रहा था। ये प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले तो फैक्ट्री बनने में 1 साल लगेगा, फिर इसका नाम होने में 1 साल लगेगा, फिर कहीं जाके आर्किटेक्चर ने टाइम टेबल सेट किया। नहीं, ये फैक्ट्री 6 महीने में तैयार होगी। असाम अपने तमाम ज़राए लगा देगा और इसका नाम होने में 2 माह लगेंगे, टोटल 8 माह। इन 8 महीनों में इसे मेहनत करने देते हैं जितनी वो कर सकता है। इस ज़मीन और इस फैक्ट्री के लिए मैंने अपने हाथ खून से रंगे। इतनी आसानी से सब थोड़ी जाएगा। तीसरा साल 13 साल इसी जगह पर सेठ अली का झंडा लहराएगा और सोच रहा था और आर्किटेक्चर इसकी सोच से बेखबर नक्शा रोल करके बगल के नीचे दबाता हुआ चल दिया। मोरे बाहर 2 औरतें आई हैं। इज्जत जो अभी अभी गाड़ी से उतरी थी इनके अपने गेट के सामने खड़े देख के हैरान हुई। फिर परवशा को बताया। वो बाहर आई और इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। वो लोग फिनिश के घर से थी। असल में हम लोग जानते हैं ये मौका ठीक नहीं है। आपके भाई साहब बीमार हैं, लेकिन क्या करें, वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है। पता लगता है कुछ दिन और रुकते तो सब हाथ से निकल जाता। फजूल के तोहमत नाम बड़ी उम्र की औरत ने परवशा को देखा। हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनकी बात पे परवशा के तासुरात बदल रहे थे। कौन से हमारे बच्चे हैं? इन्हें लगा शायद इज्जत की बात हो रही है, क्योंकि लड़के वाले ही ऐसे रिश्ते लेकर पहुंच जाते हैं। महावीर और बिनीश। ओहो, अच्छा अच्छा। अब वो मुस्कुराए क्योंकि वो बिनीश से पहले ही मिल चुकी थी। जी, हम चाहते हैं कि कोई रिश्ते की बात चलाए। अब दूसरी औरत बोली। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। अभी कुतुब साहब को बुलाती हूँ। फिर वहाँ महावीर और बिनीश की मंगनी की तारीख रखी गई, जो कि आज से 2 हफ्ते बाद की थी। महावीर जो मीलों दूर बैठा था, इसे खबर ही नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है। तबीयत कैसी है? वो टीवी लाउंज पे बैठी थी। जब आसाम इसके करीब आकर बैठा, रिच वो जल्दी आ गया था। आज वो जल्दी आ गया था। ठीक हो, रिमोट रख के वो कोड़े होने लगे। सामने वापस बिठाया। नाराज होने की गलती नहीं करना। हाथ पकड़ते घूरा हो भी नहीं रही। हाथ खींचते इश्के ने मुंह बनाया। तो फिर बीवियों वाले नखरे कर रही हो? इसके मुंह बसोरने पे आईब्रो झुकाए। जी नहीं, मैं आपको अपना शोहर समझते ही नहीं। बाजू जोर से खींचा। तो और क्या समझती हो गुलाम? वो सीरियस हुआ। खरीदार? आपने मुझे खरीदा है, इससे ये बात नहीं भूलती थी। नहीं खरीदा मैंने, बस आपके बाबा ने बेचा था तो मुझे लेना पड़ा। वरना ईश्वर ने इसकी आंखों में देखा। वरना आप इस दुनिया में ना होते। इसके कान के करीब होते इसे डराना चाहा। मेरे पापा मुझे बचपन में ही मार देना चाहते थे। धड़कते दिल के साथ पूछा। वो पहले ही खौफजदा थी? हाँ, वो तो मैंने देख लिया और कहा कि ये मुझे दे दे और मुझसे पैसे ले ले। इसके चेहरे से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। कितने पैसे चाहिए थे इन्हें? पूछते दिल के साथ पूछा। 1.5 करोड़ चाहिए थे इन्हें, लेकिन मैंने सोचा इतनी प्यारी गुड़िया को 1.5 करोड़ में नहीं, सीधा 2 करोड़ में खरीद लेता हूँ। इनका भी भला होगा और मेरा तो वैसे ही हो रहा था। इसकी आंखों में फैलती नमी को देखते वो रुका। बाप ने ऐसा ऐसा कैसे किया? इसकी आवाज में भी नमी घुली। मुझे पता है शायद इन्हें तुम अच्छी ना लगती हो। वो अभी तक इसके दिल से खेल रहा था और ईश्वर का दिल जैसे मुट्ठी में लिए भींच रहा था। मैं बाबा से नफरत करती हूँ और इससे दूर हुई और मैं इनसे शदीद नफरत करती हूँ। वो मेरे प्यारे बाबा नहीं हैं। वो कभी मुझसे प्यार नहीं करते थे। सारी जिंदगी उन्होंने मेरे साथ प्यार का ड्रामा किया। बहती आंखों के साथ कुछ चिल्लाई। वो रईस से मोहब्बत करते थे क्योंकि वो बेटा था। मुझे डांटते थे। उन्होंने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। वो ज़मीन पर बैठी। आपको पता है, इसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। वो हमेशा मुझे कहते थे कि मुझसे ही कुछ की हिचकी बंधी बेटियां तो बाबा की जान होती हैं ना। वो मुझे जान कहते थे। मैं इनके दिल का टुकड़ा हूँ। दिल को कोई ऐसे
बीतता है तड़प के शाम को देखा, दिल निकाल दें तो मर जाना, तो मर जाता है ना बंदा, तो वो जिंदा क्यों थे, वो मर जाते। वो जो इसके कदमों में बैठी थी, रो रही थी, इसे इसके घुटनों को थामा, मेरी जान है इनमें यार, वो कैसे मार सकते थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने जबरदस्ती खरीदा होगा। वो पीछे से की ईश्वर आसाम ने एक दम इसे बाजू से पकड़ के उठाया। मैं मजाक कर रहा था, इसके चेहरे के हाथों को प्याले में लिया। आप इतनी नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे थे, सब सच है, क्योंकि मैंने बाबा से खुद सुना था। इनके हाथों पे हाथ रखे, इसके हाथों पर हाथ रखे वो इसे देख रही थी। क्या सुना था आपने? अपने अंगूठों से इसके आंसू साफ किए। बाबा किसी से कह रहे थे उन्होंने मुझे आपको सेल कर दिया। कब सुना था? इसे सोफे पर बिठा के पानी जग से निकाला, जब नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था तब। तब उसे गिलास से लगाते हिचकी ली। ओह, यानी इस दिन इसने ये खबर सुन ली थी। वो जो सोच रहा था कभी इसे नहीं बताएगा, वो तो पहले इसे से ही जानती थी। इस दिन भी वापसी पे इसने ये बात की थी, लेकिन आसाम मजाक समझा था। वो ऐसे ही कह रही होगी। आप प्लीज रोए नहीं, इसके आंसू आसाम को तकलीफ दे रहे थे। कितनी देर वो इसे बहलाता रहा। वो जानता था ये बात इसे तकलीफ देगी, वो कभी नहीं चाहता था एक बेटी का दिल अपने बाप से खराब होता है। इसकी दुश्मनी हमीद से थी। वो बस हमीद को इसके जरिए तकलीफ देना चाहता था, पर यहाँ तो आसाम दोहरी अजियत में था। चेहरा ठीक करें, वो लोग कमरे में थे। ईश्वर रो के आंखें सुजा चुकी थी। नीचे इज्जत और रईस इससे मिलने आए थे। मैं नहीं जा रही, इसका बिल्कुल भी दिल नहीं था वहां से उठने का। क्यों नहीं जा रही? शाबाश उठे, दिल पहले का। जबरदस्ती इसके कंधे के नीचे बाजू रखते उठाया। मुंह हाथ धोले, करवाना अच्छा नहीं लगता। गर्दन के दूसरे अतराफ पर बिखरे बालों को समेटते पीछे क्या जाए। अब बालों पर पैसे लगाते उठाया। वो भी नाचार उठ गई। अच्छे से मुंह धो के क्रीम लगाई। सांवला रंग मुरझा सा गया था। कशिश मांग पर पड़ती जा रही थी। आप भी आए। निकलते निकलते ख्याल आया तो रुकी। मैं क्या करूंगा? वो सोने लगा था। मैं करूंगी। इसके करीब आते उठने का इशारा किया। मैं नहीं आ रहा। और जिद भी नहीं करनी आपने। तकिया आंखों पर रखा। मैं भी नहीं जाऊंगी यार, वो आपके बहन भाई हैं, मेरे नहीं। और आराम से चली जाए, वरना मैं अपने तरीके से छोड़ आऊंगा। वार्निंग देते इसे घूरा। अगली बार आपको पहले भेजूंगी। झुके, इसके बाल खींचे, फिर गले पर झूलता दुपट्टा सीधा किया और बाहर निकल गए। शाम हैरानी से इसे देख रहा था। जंगली बिल्ली तकिया कार के नीचे टिकाए वो उमदा होकर सो गया। जल्दी नहीं आ गई रही इसके सामने झुका। फिर वो इज्जत से मिली। ये तुम्हें चीजें देने आए थे। टेबल पर पड़े टैक्सी की तरफ खिसकाए। ये किसने लिए? नॉवल से निकाल के देखती ही मुस्कुराई। कौन खरीद सकता है? रईस ने चल के कहा। इज्जत ने कंधे झुकाए। थैंक यू, मेरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। दोबारा शॉपर में डाल के सीधी हुई। तुम रो के आई हो? जुल्फोर से देख रही थी। नहीं, सो के जल्दी से बात बनाई। कल थोड़ी तबीयत खराब थी तो ड्रिप लगाई थी। इसकी कनूदगी थी। लगाने से नींद नहीं आती, रईस बोला। नहीं आती, लेकिन डॉक्टर ने शायद इंजेक्शन मिलाया था, बस इसीलिए। हम अच्छा छुपा तो नहीं रही, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही। वो भाई था, मुझको नजरों से इसे देखा नहीं। क्या छुपाना है? सब सटपटाई। ये तो तुम ही बताओ। कुछ नहीं है, फजूल में शक नहीं करो और ये चाय पियो। मेरी रिफ्रेशमेंट ले आई थी। अब वो तुम्हें अपने प्राइवेट लम्हे तो नहीं बता सकती ना? मेड के जाने के बाद इज्जत बड़बड़ाई और ईश्वरी सुर्ख हुई। इज्जत अभी भी रईस से नाराज थी। बकौल इसके वो इसे एहसान करता था, और रईस मौके पर सोचता था कि वो उसके काम आके एहसान ही करता था। आप लोगों को ये नॉवल का चस्का पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आया? पहले भी था, बस पहले हम कॉलेज लाइब्रेरी से ही ले लेते थे। अब जबकि घर लाइब्रेरी तो है ही नहीं, तो बाजार से लेने पड़ते हैं। ईश्वरी ने तफसील से बताया। तुम क्या जानो हम नॉवल पढ़ने वाले कितने एहसास होते हैं। हमारी एक अलग दुनिया होती है जहाँ हम ऐश करते हैं। इज्जत ने ठरी ठठरी आंखों से देखते कहा, जैसे वो रईस को जलाना चाह रही हो। इसे ख्वाबों की दुनिया कहते हैं, और जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। ये ऐशो इशरत घर के कामों में बदल जाते हैं। एहसास दिल अब अम्मा के ताने सुनते तशने सुनता है ना, तो बहुत जोर का टूटता है। रईस ने पूरा घूरते इसकी आंखों में देख के कहा, ये तुम लोग दुश्मन कब से बने हो? ईश्वर हैरत से इनकी जली हुई बातें सुन रही थी। जब से तुमने नॉवेल्स का कहा, तुम्हारी वजह से मैंने नॉवेल्स लेने का कहा, तो लड़ने का तो नहीं कहा। तुम्हारे भाई ने ही शुरू किया था सब, वरना मुझे क्या पड़ी थी इसके मुंह लगने की? आपको मुंह लगा भी नहीं रहा, मैं लग भी नहीं रही। लगाऊंगा तो लगेगी ना, तुम लगाओगे तब भी नहीं लगूंगी। बस इनकी पटा पटा चलती जबान को ईश्वर ने रोका। तुम लोग बेशक एक दूसरे को मुंह लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अभी ये चाय को मुंह लगा लो, ये ठंडी हो रही है।
रईस ने कप उठाया, इज़्ज़त ने भी आगे होकर अपना मग उठा लिया। इनके जाने के बाद जब वो कमरे में आई तो अफ़साम सो रहा था अपनी साइड पर। आते वो नॉवेल्स टेबल पर रखे और फिर दूसरा पैकेट खोला जिसमें एक कबर्ड वाली छोटी-छोटी चीज़ें थी, ज्वेलरी, कार्ड्स जो कॉलेज और स्कूल में दोस्तों ने दिए थे और एक पत्थर काले रंग का। ये वही था जो अफ़साम ने खरीदा था। फिर कुछ याद आते ही अफ़साम के गाल के नीचे से तकिया खींचा। वो जो गहरी नींद में था, एकदम से तकिया खींचने पर इसकी आँख खुली। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? कौन सा नंबर? अब चेहरा इसकी तरफ किया। मेरा मोबाइल नंबर आपने शादी से पहले मुझे कॉल की थी, याद है आपको? वो इसे देख रही थी। मुझे नहीं याद। आंखें वापस बंद किए जवाब दिया। वही आप वही जब अब ये पत्थर भेजा था, इसी रात को आपने कॉल की थी, याद करें। मुझे फिलहाल कुछ नहीं याद और तंग न करो, सोने दें। क्यों सोने दूँ? मैं जाग रही हूँ और आप सो रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रही? आँखें खोलते ही सबको गौर देखा, दुपट्टा सर से ढलका कंधों पर झूल रहा था। जी हाँ। हाँ जी, सारा दिन फ्री होती हूँ, कुछ करने को नहीं होता, बोर होती हूँ। अभी आप घर हैं तो भी बोर हो रही हूँ। रूहान से होते देखा, वो बिल्कुल अकेली हो। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अकेली कहाँ है? दानी आप ही होती हैं। अबान की तो बात ही मत करें। इसे आपने ही मना किया हुआ है ना। अच्छा, दानी आप ही से ही दोस्ती कर लें। कैसे करूँ? वो भी सारा दिन अपने कमरे में रहती हैं या अबान के पास। तो मैं अपना काम छोड़ दूँ? आईब्रो उसकाए कहा। क्यों हर हल को वो इनकार कर रही थी। नहीं, मेरा मोबाइल वापस कर दें। मोबाइल नहीं देना, इसके अलावा जो भी कहें। मोबाइल में क्या मसला है? मैंने कौन सा किसी अरे गहरे को कॉल करनी है? बस वो खामोश हुई। बस के बाद आगे कुछ नहीं कहना ना। ये जो नॉवेल्स मंगाए हैं ये पढ़ लें। पढ़ लूँगी, शुक्रिया। मशवरा देने के लिए। ईश्वर को गुस्सा आया। मेरा मोबाइल वापस करें। मुझे नहीं पता पहले क्या हुआ था, भूल गई हैं। फजूल की जिद ना करें, खुद नुकसान उठाती हैं। चेहरा दूसरी तरफ फेरे, वो उसका दिल तोड़ गया था। ईश्वर सबर का घूंट भर के रह गई। पता नहीं मोबाइल क्यों नहीं देता। बदतमीज। इसकी चौड़ी पूछ को घूरते बड़बड़ाई। सलाम असाम शेख। अगले दिन वो ऑफिस बैठा था जब इन अननोन नंबर से कॉल आई। वालेकुम सलाम जी, कहिए। वो फाइल देख रहा था। बशीर एंड सेल्स कंपनी की डिलीवरी करनी थी और वक्त बहुत कम था। इनविटेशन कार्ड तो मिल गया होगा। महाबीर ने गेट से दाखिल होते वापस बंद किया। इनविटेशन सोचते इसने टेबल पर नजर दौड़ाई। सामने ब्राउन कलर का कार्ड पड़ा हुआ था जिसे उठा के देखा। महाबीर, अच्छा मुबारक हो भाई। बड़े जल्दी मोहब्बत खत्म हो गई। लतीफ सा तंज करते पूरा कार्ड खोला। अपनी बीवी के साथ आइएगा, इंतजार करूंगा। इसके तंज को इग्नोर करते महाबीर टीवी लॉन्च में दाखिल होते सामने ही पलवशा शॉपिंग बैग्स फैलाए। जाने क्या कर रही थी, मेरा तो मुश्किल है, लेकिन अपनी मिसेज को भेज दूंगा। दोबारा फाइल पर नजर मरकूज की। जी बेहतर। फोन बंद करके जेब में डाला। देखो इनमें से कौन सा कल पहनेगी। वो फोन बंद करते ही पलवशा से मुखातिब किया। ये ग्रीन वाला। सी ग्रीन कलर पे निशानदेही करते वो किचन में आया। पानी का गिलास बुआ को कहते वापस पलवशा के साथ बैठ गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो वाकई बहुत खुश थी। महाबीर को मनाने में ज्यादा मसला नहीं हुआ था। शादी तो करनी ही थी, ईश्वर से पहले नहीं हो सकी तो अब कैसे होती। तो फिर क्यों ना वो बिनी से ही कर लेता पहले। कहते हैं ना, अगर वो ना मिले जिससे मोहब्बत हो तो इसके हो जाओ। जो इससे मोहब्बत करता है वो यही कर रहा था। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। पानी पी के वो कमरे में चला गया। 13 साल पहले वो असवंत और मुन्नज़ा का इकलौता बेटा था। बहुत प्यारा सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाला बच्चा असाम। इसकी जिंदगी की मुश्किलात शुरू तब हुई थी जब उसकी माँ की इज्जत लूटी गई थी। वो अंधेरी रात थी। असम घर नहीं था, इसीलिए मुन्नज़ा के साथ वो सो गया था, वरना इसका कमरा अलग था। रात का तीसरा पहर था जब वो उसके वॉशरूम गया। पीछे से कोई अंदर आया और उसकी माँ की बुलंद आवाज़ें जब इसने देखा तो वो हमीद था। पास पड़ा औजार उठा के मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले हमीद ने इसे शीशे की बोतल दे मारी जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद खबर सुनी कि वो भाई के ओहदे पर फरार होने वाला है, लेकिन इस खबर से इसके माँ बाप में लड़ाइयाँ होने लगी। वक्त गुजरा 9 माह में इस नन्ही से गुड़िया ने जन्म लिया जिसका नाम अनजिश रखा गया। अन, अंजिश इससे कई साल छोटी थी। मुनज़्ज़ा ने इसे आगोश में लिया तो इसका बाप इसकी माँ से नफरत करने लगा। इस टेंशन में सुन कारोबार खत्म होने लगा। एक दिन वो अपने स्कूल का काम कर रहा था जब असफंद इसके कमरे में आया। इसके हाथ बहुत सारी फाइल्स थी जो आसाम को दी। ये हमारी जमीन और हमारी फैक्ट्री के कागजात, इसकी हिफाजत तुमने करनी है। ये इसके कागजात है। इसकी बात को वहीं से गुजारते इस बात को वहां से गुजरते एक शख्स ने सुना और इसने अपना प्लान में रद्दोबदल किया। अगले 2 दिन के अंदर असफंद की मौत हो गई। यहाँ असफंद की मौत हुई वहाँ मुनज़्ज़ा
इस सदमे में चली गई। बस ये कोई नहीं जानता था कि मुनव्वर कुदरती मौत मरी या कुछ दिन बाद नन्ही परी अंजिश भी खालिक हकीकी से जा मिली। असफन को कत्ल करते वक्त एक वीडियो बनाई गई जिसमें हमीद ने चाकू से असफन पर हमला किया था। इसमें इसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी, जबकि हुलिया ऐसी का था। ये वीडियो मंजर आम पर आए, हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिंदगी का रुख ही बदल गया, क्योंकि हमीद अब बड़े लोगों में शुमार होता था। असरो सुर्ख से कुछ ही माह में रिहा हुआ, आसाम जाता था। ये कत्ल हमीद ने ही किया है, लेकिन हमीद मानने को तैयार ही नहीं था। 13 साल पहले हमीद की जुबानी वो खुद नहीं जानता था ये कत्ल किसने किया। वो किसी की दुश्मनी की भीड़ चढ़ रहा था। इस सब वाकयात के बाद असफन का वकील हमीद के पास आया, जिसमें वसीयतनामा था। आसाम कम उम्र था, इसीलिए वो तमाम जायदाद के नाम नहीं हो सकती थी। कोई जायदाद हमीद के नाम की गई थी। एक शर्त पर के इश्वे ने 18 साल के होते ही वो तमाम जायदाद खुद ब खुद इसकी हो जाएगी। यहाँ एक और हुक्म था कि इसके बाद का असफन शेख का, जिसमें ये कहा गया था कि इश्वे का निकाह अभी आसाम से किया जाएगा। ये तमाम जायदाद अपने हकदार तक ऐसे पहुंचेगी, लेकिन जब ये निकाह की बात आसाम से की गई तो इससे साफ इनकार कर दिया। वो छोटी सी बच्ची से हरगिज अच्छा, वो इस छोटी सी बच्ची से हरगिज निकाह नहीं करेगा। वहाँ पे उम्मीद ने इसे पैसों के ओर बेचा था, मिन्नतें तरले किए ताकि वो इसके सामने मजबूर जाहिर हो। और आसाम को मेरे को भी मिला था बदला लेने का। वहाँ इनका निकाह हुआ, इनकी बेटी तमाम जिंदगी के रिश्ते नाम से मंसूब हुई। 13 साल पहले आसाम वो इस घर से निकल गया, क्योंकि असफन ने इसके लिए एक लेटर छोड़ा था, जिसे इसके बाप ने और इसकी माँ को कत्ल किया था। वैसे ही इसकी जान को खतरा था। इसे 3 साल दर बदरी में मेहनत मजदूरी करके गुजारा किया, फिर दोबारा से तालीम शुरू की और बहुत काबिल और ज़हीन था। इसकी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे किसी की पीर की होती है। इससे काम तो सब को होता था, लेकिन अपने मतलब के लिए इसने इसी को गनीमत जाना। और 13 साल बाद जब वो 25 साल का हुआ, वो वापस अपनी जगह आया जहाँ से निकाला था। 5 साल में इसने अपना कारोबार सेट किया, अपना घर जहाँ इसके माँ बाप होते थे इसे सेट किया, इसका नक्शा ही बदल दिया। इन 5 सालों में इन तमाम लोगों के हर दिन का पता लगाया। इसकी ज़िंदगी कैसी थी, कैसे है, क्या-क्या इन्होंने खोया है और क्या-क्या पाया। फिर वो दोबारा से जमीर की ज़िंदगी में आया, अपनी बीवी को लेने इश्वे आसाम को अपना बनाने के लिए, क्योंकि वो जानता था अगर वो इसकी हो गई तो सब कुछ इसी का हो जाएगा। और ये मखसूस डायलॉग नहीं था, हकीकत सब कुछ इसी का हो जाता। आपके कज़न की एंगेजमेंट हो रही है। वो कमरे में आया तो इश्वे नावल पढ़ रही थी। मुतवज्जा करने के लिए बात बनाई। कौन सी बेदिहानी में एक नज़र इसे देखा, कौन सी नहीं, कौन से इसका हाथ से नावल लेकर साइड पर रखा। मैं पढ़ रही थी, बीच से पेज गुम हो गया। ऐसे इसे बंद करते देख के रोमांसी हुई। कुछ नहीं होता, दोबारा मिल जाएगा। कप फोल्ड करते इसके पास बैठा, वो उसे घूर के देख रही थी। महावीर की मंगनी हो रही है इसकी आंखों में देखते कहा, जैसे वो कुछ जांचना चाह रहा हो किसकी। एक लम्हे के लिए इश्वे कुछ समझ नहीं पाई। इसने क्या कहा, महावीर? इसका रंग पक हुआ। जी, महावीर की इनविटेशन कार्ड आया है। वो इसे मुसलसल देख रहा था, चेहरे पर आते जाते रंग। आपको इससे मोहब्बत है? जाने क्या सोच के अचानक पूछ लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे लगा अगर इसे सच बोल दिया तो सारी जिंदगी के आसाम की नजरों से गिर जाएगी, तो फिर हम लोग कल चलेंगे, ठीक है? इसका हाथ पकड़ते जो साथ पढ़ रहा था, इसे अच्छा लगा कि ईश्वर ने इनकार कर दिया। बेशक झूठ था, लेकिन इसका दिल मुतमईन था। मैं चेंज कर लूँ, फिर खाना खाते हैं। हाथ कपकपाते इसके पास से उठ गया। पीछे कितनी देर ईश्वर साकेत बैठी रही। इज्जत ने सच कहा था, महावीर इससे मोहब्बत नहीं करता। फिर वो क्यों इसके लिए इतना पागल हो रही थी? मुझे भी नहीं है मोहब्बत, किसी से भी नहीं। सर झटकते दोबारा से नावल उठा लिया। चले, अभी वो ढूंढ रही थी। आसाम दोबारा नाजिल हुआ। आप खा ले, मुझे भूख नहीं, मैं अकेला बैठ के खाऊंगा। इसे जबरदस्ती उठाया। ईश्वर पेज फोल्ड करके इसके साथ आगे खाना पहले से ही टेबल पर लगाया गया था। मुंह क्यों फुला हुआ है? कल एंजॉय करना, अच्छा है ना? मामा पापा से मिल लेंगी। मुझे नहीं जाना, एकदम से कहा। जाना तो पड़ेगा, नवाला लेते घूरा। जरूरी है क्या? वो लोग हमें रिसेप्शन पर आए थे, शिकवा किया। वो महावीर का सामना नहीं करना चाहती थी। तो हम इन जैसे नहीं है ना? वो कभी भी ईश्वा को इसके बाप से ना मिलने देता, लेकिन वो ये जरूर चाहता था कि महावीर देखे कि ईश्वा इसके बगैर कितनी खुश है। इसे जेलसी भी कह सकते हैं। मैं क्या करूंगी वहां जाके? मेरा दिल नहीं करता जाने का। यहाँ खुश हूँ मैं। तो वहाँ सबको बताइएगा ना कि हम यहाँ खुश हैं। साथ साथ वो खाना भी खा रही थी। नहीं, मुझे नहीं जाना, वहाँ बोर होंगी। हालांकि इज्जत के होते वो कभी बोर नहीं हो सकती थी। अब के बाद आसाम ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से खाना खाता रहा। हम लोग नहीं जा रहे। कमरे में वापस आते ईश्वर ने दोबारा कंफर्म किया, जा रहे हैं। हम क्या करेंगे वहाँ? डांस। वो आजिज आया।
मुझे नहीं आता। पाँव पटकते वो पास से गुजरे, सामने कलाई पकड़ते सब संसार में लिया। इश्क़ का दिल थक से रह गया। मैं सिखा दूँ, कंधे पर थोड़ी टिकाई, आपको आता है। इश्क़ की पूछ उसके सीने से लगी थी। हाँ, थोड़ा बहुत, मुझे थोड़ा बहुत भी नहीं आता। कसमसाते अलग होना चाहा। मैं आपको ऐसे पहले अपने करीब करूँगा, हज़ार को मजबूर करते खोरा हुआ। मैं आपकी गर्दन पर बाइट करूँगा, फिर झुक के गर्दन पर होंठ रखे और आँखें खोले इसे सुन रही थी। इसके लम्ब से इसका पूरा वजूद सर्द हुआ। फिर कंधे पर होंठ, अब कंधे पर पर आठ सिराए आंखें दबाते वो इसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। फिर घुमा के आपका रुख अपनी तरफ मोड़ूंगा, इसे घुमाते सामने किया। फिर झटके से इसके सर को पीछे गिराया और आग की शहरक पर एक बोसा दूंगा, जो कि इसकी शहरक पर होंठ रखे। ईशे की रूह तक कांप गई। चुप, आगे कुछ नहीं। तेजी से सीधी हुई, फिर कंधे से ब्लाउज का तेजी से इसके होठों पर हाथ रखा। बस कांपता हुआ हाथ इसके होंठों से टकराया। बाधा वो शर्मे की हद ही ना करते, बेशर्मी की हद ही ना करते। डांस सिखा रहा हूँ। पुरतैश निगाहों से सिर्फ होते इसको देखा, जो बस गिरने वाली थी। नहीं, ये डांस नहीं है। इसे पीछे करते अलग हुई। और क्या है वो हनूज अपनी ऐसी नजरों में रखे हुए, मुझे नहीं पता। लरजती पलकें उठा के इसे घूरना चाहा, लेकिन इसकी बेबाक नजरों ने अगले ही लम्हे इसे वापस गिराने पर मजबूर कर दिया। उफ, ये पलकों का झुलमन, वो जानबूझकर इसे तंग कर रहा था। वो जान जाते ही ड्रेसिंग रूम में घुस गई। सामने बमुश्किल अपना कहकर रोका। अगले दिन वो शाम के साथ फंक्शन में आई थी। सभी इन्हें देख रहे थे। मामा और पापा से इन्हें मुलाकात नहीं हुई थी। सामने एक तरफ बैठा था कुछ बिजनेस फ्रेंड जानने वालों के साथ, और इज्जत काफी देर एक साथ बैठे थे। फिर पलवशा इसे साथ ले गई तो ईश्वर भी अकेली हो गई। शायद मामा लोगों को नहीं बुलाया, रईस भी नहीं है। ऐसे ही ख्यालों में चलते इसे जमीन पर पड़ा कुछ मिला। वो तस्वीर थी, उठा के देखी तो महावीर की थी। एक लम्हे के लिए फिर से दिल बेकाबू हुआ। अभी वो देख रही थी जब इसे लगा कोई आ रहा है। तेजी से तस्वीर आस्तीन में छुपाई और वहां से निकली। वो रोना चाहती थी। एक बार फिर से वो मोहब्बत अपने वजूद से निकालना चाहती थी और इसके अंदर महावीर के नाम से धड़कती थी। आप हलक तर करते, इसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ। आप यहाँ कैसे? वो जो रनाइयों से जान छुड़वाते चुपके से मैक्सी को एक हाथ से पकड़े। लॉन की पिछली साइड पर आई थी। कतरे अंधेरे की वजह से ये जगह वीरान थी। वो किसी को नजर नहीं आती थी। मैं देखने आया था कि वो जो ऐन इसके सामने खड़ा था, हाथ बांधे इसके चेहरे पर आते जाते खौफ और परेशानी के रंगों को देख के जरा आगे हुआ। क्या थे इतने खौफ से मुकम्मल खुली आंखों में हल्की सुर्खी उतरने लगी। आंखों के करीब से बाल हटाने के लिए इसके बाजू को हरकत दी तो आस्तीन से कुछ जमीन पर गिर गया। जब वो लब भींचे रुका कि आप यहाँ से क्या चुरा के ले जा रही हैं। कपकपाती पलकों को देखते इसने बात बदल दी और इश्क़ जो सांस रोकते इसके अल्फाज के मुंतज़िर थे, एकदम से रिलैक्स हुई। क्योंकि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गहरे सब्ज रंग की मैक्सी को दोनों हाथों से पकड़ के जरा सा ऊपर किया, जो जमीन पर लग रही थी। मैं भला क्या चुराऊंगी? जिन आंखों में कुछ लम्हे पहले खौफ था, वहां अब सुकून ने एक बार फिर बसेरा किया। हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए एक कदम पीछे हुए, तेजी से रुख बदलते वहां मौजूद रंग बिरंगे लोगों में गुम हो गई। पीछे खड़े इस महावीर ने इसे जाते देखा और फिर ओझल होते देखा। फिर झटकते एक नजर जमीन पर गिरी चीज को देखा। वो तस्वीर थी। नीचे झुककर उठाया जो जमीन पर उल्टी पड़ी थी। इसे घुमा कर देखा। ईश्वर तस्वीर देखते जैसे वो सकते में आया। दूसरी तरफ ईश्वर गहरे सांस लेती अपनी आस्तीन खंगाल रही थी। मतलूबा चीज नाम ना पाके इसका दिल लरजा था। क्या वो आज अपना मान खो देने वाली थी, या वो अना, या शायद भरम, वो जो इतने दिनों से अपने ऊपर चढ़ाए ऐसे फिरती थी जैसे वहां रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लाताल्लुक और खुश एक वही है। हालांकि वो तस्वीर इसके पास बस कुछ लम्हों के लिए आई थी। पीछे खड़े एक और शख्स ने वो सारा मंजर देखा था, मुठियां पीछे जैसे इसे खुद पर कंट्रोल किया था। वो तस्वीर हाथ में लिए बैठा था। रात के 2 बज रहे थे। फंक्शन के बाद सब कुछ समेटने में काफी वक्त लग गया था। अभी कमरे में आते इसने तस्वीर जेब से निकाली। अगर ये ईश्वर के पास थी तो किस वजह से? वो तो इससे मोहब्बत करती ही नहीं थी ना, तो फिर इसने इसके पास ये क्यों थी? फिर सोच निगाहों से तस्वीर को देखा। इज्जत से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वही सच बता सकती है। फिर सुबह वो पहली फुर्सत में इज्जत के पास आया। वो अभी उठी थी। इसे कमरे में देखकर हैरान हुई। भाई आप खैरियत? खैरियत तो अब ही तुम ही बताओगे। इसके तेवर बता रहे थे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं होगा। एक बात बताओ और सच सच बताना। जी पूछे। इसे लगा कोई नॉर्मल बात होगी। ईश्वर इंटरेस्टेड थी मुझ में। दो टोकनदाज नहीं तो आपको भाई, मैंने कहा सच कहना, झूठ नहीं। इसके चेहरे की घबराहट बता रही थी वो झूठ बोल रही है। जी वो आप पे इंटरेस्टेड थी। आंखें बंद करते सच बोल दिया। और तुमने अपनी दोस्त और भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो खुश है वहाँ? वो तेजी से बोली। मैं खुश हूँ यहाँ। इसकी तेजी से महावीर ने कहा। मेरी बहन थी तुम, और तुमने झूठ। माँ तो माँ थी, बहन ने भी वैसा ही किया। आखिर क्यों? वो सर थाम के पास ही बैठ गया। भाई इसमें आप लोगों की ही भलाई थी। मोरे को देखा नहीं वो कैसे इसके साथ दुश्मनी पे उतरी भी है, इसकी जिंदगी बर्बाद कर देती।
वहाँ कौन सा आबाद है, तुम्हें किसने हक दिया, वो वहाँ खुश है, आप भी बिलिश के साथ खुश रहे, बहुत शुक्रिया इज़्ज़त, तुमने हमारी खुशियों का ख्याल रखा, बहुत कुछ था जो इस वक्त महाबीर को का टूटा था मान और दिल। अगर इज़्ज़त सच बोलती थी तो आज हालात कुछ और होते और ये नावल होता ही नहीं। और इज़्ज़त जो इन दोनों को अलग होने की वजह बनी थी सर झुका गई। अब इसकी और रमीज़ की बारी थी, किस्मत इनका साथ देती या इज़्ज़त का किरदार अदा करती इन्हें जुदा कर देती। मैं तो कहती हूँ ये हो ही ना। फंक्शन में अब पीछे लॉन में क्या करने गई थी, वो भी फ्रेश होकर बाहर आया तो इसमें चेंज करके सोने के लिए लेट चुकी थी। पता नहीं जब से वापस आई थी तब से ये मूड खराब था। मुझे पता है एक टिटेली ने कहा इसके वजूद पर डाली, क्या पता है वो जो कंप्यूटर ठीक कर रही थी रुकी। मैंने वहाँ आपको और महावीर को एक साथ देखा था और आपके इतने करीब क्या कर रहा था। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी अजनबी थी जो ईश्वर को खौफजदा कर रही थी। कुछ नहीं, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। कुछ तो ख्याल है, तो सच बता दें कुछ नहीं कहूँगा। ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखते इसे देखा। मैं वहाँ रोने गई थी, महावीर वहाँ भाई भाई लगाए साथ सर्द लहजा। जी भाई, वो अटकी क्योंकि आसाम इसके पीछे आके बैठा था। पूरा फिक्रा दोबारा दोहराए कंप्यूटर साइड पर किया। ऐसे तो आप मुझे ही, वो महावीर भाई मेरे पीछे आ गए और कहा कि यहाँ क्या कर रही हो। वो आपने क्या कहा, मैंने वो इसे अपनी नज़रों में लिए हुए था जो आहिस्ता-आहिस्ता दूर सिरक रही थी। मैंने कहा कि वैसे ही आई, गुड गर्ल, ये तो नहीं बताया या रोने आई थी? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मैं चली गई, ठीक, लेकिन वहाँ आप कुछ गिरा के गई थी। वो नॉर्मल अंदाज में पूछ रहा था। नहीं तो शिव टिटकी, हाँ तो क्योंकि मैंने खुद देखा था महावीर भाई को नीचे से कुछ उठाते। इसने खुद ही महावीर को भाई कहा। मुझे क्या पता क्या उठाया। वो तस्वीर थी जो आपके आसीन से निकली थी, सामने से बाल से पकड़ते अपने सामने किया। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई कि वो महावीर की तस्वीर थी। इसकी आंखों में आंखें डाली, इसे पढ़ के जब खाना भूल चुके थे वो बुरी तरह फंसी थी। काश वो तस्वीर ना उठाती, दोनों तरफ से उसे नुकसान हुआ था। वो मुझे वो मुझे नीचे पड़ी मिली थी और आपने उठा ली, इसे झटके से छोड़ा, इसीलिए लेकर गया था आपको मैं वहाँ। मैंने कहा था नहीं जाना, आप जबरदस्ती लेकर। इसका सर झुका हुआ था, मुंह बंद रखे। मैं इसलिए नहीं लेकर गया कि आप वहाँ अपने एक्स। इसके अल्फाज पे ईश्वर ने बेयकीनी से पलकें उठाकर देखा। आइंदा गलती से भी नहीं लेकर जाऊंगा। वो जरा भी शर्मिंदा नहीं हुआ। ईश्वर ने इसके नीचे दबा कंप्यूटर खींचा और सर तक तान कर लेट गई। मतलब अब मुझसे बात मत करना। कुछ देर तो आसामी से देखता रहा, फिर उठ के स्टडी में चला गया। इसने भी जरूरत नहीं समझा कि इसे मनाया और इसमें इंतजार में थी कि शायद गलती का एहसास हो जाए। मैं बाबा से नफरत करती हूँ, मैं इनसे शदीद नफरत करती हूँ। वो मेरे प्यारे बाबा नहीं है, वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। सारी जिंदगी उन्होंने मेरे साथ प्यार का ड्रामा किया। शायद वो रो रही थी, वो रईस से मोहब्बत करते थे क्योंकि वो बेटा था। वीडियो सुनते इनके दिल को कुछ हुआ था और इसे कैसे बताते कि अब भी वो इससे इतनी मोहब्बत करते हैं। मुझे डांटते थे। इन्होंने कभी मेरी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं की। आपको पता है इसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। वो हमेशा मुझे कहते थे कि वो मुझसे हिचकी बंदी। बेटियां तो बाबा की जान होती है ना। वो मुझे जान कहते थे। वो रो रहे थे। वो इसे बताना चाहते थे कि अब भी वो इनमें जान है। कहते थे कि इनके दिल का टुकड़ा हूँ अब भी हो। बेबसी से होंठ भी फड़फड़ाए। वो आसाम को कैसे बताते कि वो बेकसूर है। इनको सजा देने के लिए इनके बेटी को इस्तेमाल ना करे। दिल को कोई ऐसे बेचता है, दिल निकाल दे तो मर जाता है ना बंदा, तो वो जिंदा क्यों? वो मर जाते। मेरी जान है इनमें यार, वो कैसे मुझे मार सकते थे? आप झूठ बोल रहे हैं, इसे जबरदस्ती खरीदा होगा। वीडियो को एडिट किया गया था। मैंने बाबा से कुछ सुना था। क्या सुना था आपने? आसाम की आवाज आई। किसी ने वो बाबा किसी से कह रहे थे उन्होंने मुझे आपको सेल कर दिया। वीडियो बंद हो गई और एक बार फिर फूट फूट कर रो दिए। वीडियो के बाद ये वीडियो आई, वो इन्हें इन अननोन नंबर से वसूल हुई थी आज से 13 साल पहले। आसाम को गए 2 माह हो चुके थे। वो फैक्ट्री और घर सब कुछ हमीद जे नाम पे थे, जो कि ईश्वर के 18 साल होने के बाद इनके नाम हो जाने थे। हस्बैंड के बिजनेस को हमीद ने मुश्किल दोबारा खड़ा किया था। अभी वो मुकम्मल स्टेबल नहीं होता जब अली का डिमांड लेकर इनके पास आया। इनकी बीवी की वफात हो चुकी थी। 16 साल बेटी का बाप इसे संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि वो अभी तक गार्ड के ओहदे पर भी ही फाइज था। इसके सारे प्लान पे पानी फिर गया था जब इसे पता चला कि जायदाद असाम के नहीं हमीद के नाम हुई है। हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।